तो अभी हम जा रहे हैं मेंस की। पहले आपको बताता हूँ, देखो प्री का पहले बताता हूँ। प्री की ज्योग्राफी का सिलेबस डिफाइन नहीं, वहां पे तो वो लिख के छोड़ दिया फिजिकल ज्योग्राफी ये करके, है ना, उतना डिफाइन नहीं। मेंस का थोड़ा डिफाइन है। तो मेंस का सिलेबस ही आपके प्री में काम आने वाला है, बहुत अच्छे से काम आने वाला है। अब एक यहाँ पे चैलेंज क्या है, जैसे नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे एथिक्स में हम क्या करते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं ऐसे, है ना, तो उनका टॉपिक उठा के हम आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन ज्योग्राफी में एक बड़ा चैलेंज होगा। अब ज्योग्राफी में चैलेंज इसलिए होगा, जैसे हम सोसाइटी में पढ़ते हैं या इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ते हैं, वहां छोटा सा एक पॉइंट होता है सिलेबस का, उसको अनुसार अपने नोट्स बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा चैलेंज है ज्योग्राफी में। चैलेंज क्या है, यहाँ लिखा है कि विश्व की भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। अब देखो भौतिक भूगोल एक वर्ड लिखा है इन्होंने। अब जैसे भौतिक भूगोल की विशेषताएं मैं आपको एक पेज में बता दूं, और भौतिक भूगोल की विशेषताएं यदि हम डीपली इनका अध्ययन करें, अभी क्वेश्चन भी देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कितना बड़ा है। बहुत बड़ा चैलेंज है। अब आप बोलते हो कि सर इसके नोट्स दो, नोट्स कहां से दूं मैं? इसमें भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जैव भूगोल, पर्यावरण भूगोल, है ना, कम से कम 5 पार्ट इसके आते हैं। फिर इंडियन ज्योग्राफी की फिजिकल चीजें आती है। तो बहुत बड़ा वाइड सिलेबस। इसका मतलब क्या है, किताबें ही अपना सारा है। किताबों से किताबें पढ़ते पढ़ते शॉर्ट नोट्स बना लो, वही इसका सारा बचेगा बाद में। अब आप मुझे बोलोगे इसके नोट्स बना के दूं, मैंने आपको 6 से लेकर 11 12 की एनसीईआरटी के नोट्स भेज रखे हैं, मैं आज भेज दूंगा आपको, मैंने तो नोट्स बना रखे हैं। अब आपका काम है, मैं तो ये कहता हूँ नोट्स को कम देखो, मतलब थोड़ा बहुत ही सारा लो, बाकी नोट्स तो बने पड़े, मैं दे दूंगा आपको। 6 से लेकर 12th की ज्योग्राफी, 12th की ज्योग्राफी कुछ चैप्टर उसमें नहीं है, बाकी आप मानो 6 से लेकर 11th की ज्योग्राफी के तो सारे नोट्स उसमें शामिल है ना, वो आप वो देखना, आप तो देख सकते हो उनको, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे नोट्स ले लो। हाँ ठीक है। हाँ कुछ वैल्यूडेड नोट्स मैं आपको दूंगा, उसकी चिंता मत करो। कैसे दूंगा? अब 40 दिन की सेशन है, इसके अंदर ज्योग्राफी के कितने मॉडल आंसर हम निकालेंगे, वही आपका वैल्यूडेशन कंटेंट होगा। बहुत ही शानदार कंटेंट होगा, और ऐसा कंटेंट मार्केट में नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद उनको बैठ के बनाऊंगा। हर एक चीजों को मतलब देखूंगा कि एग्जाम ओरिएंटेड वो चीज काम की है कि नहीं। और अब यहाँ पे वो क्वेश्चन भी आएंगे, जैसे पीवाईक्यू के अलावा वो क्वेश्चन भी आएंगे जो मुझे लगता है कि आ सकते हैं। वो क्वेश्चन भी मैं शामिल करने वाला हूँ एनसीईआरटी के आधारित, चैप्टर वाइज, जो आपको सिलेबस दे रखा है। तो आपको क्या करना है, जो आपको टारगेट दे रखा है, जैसे आज टारगेट शुरू हो गया, आज वो पढ़ सकते हो आप। 6वीं की एनसीईआरटी, 7वीं की और 11th क्लास की एनसीईआरटी कौन से टारगेट दिए हैं, चैप्टर को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना, बढ़िया से समझने की कोशिश करना। और मैंने दिक्कत आई तो मैंने इनके वीडियो भी बना रखे हैं। देखो आपके लिए रास्ता कितना आसान है। और ये दावे के साथ कह सकता हूँ, ज्योग्राफी एनसीईआरटी के जो वीडियो अपने यूट्यूब पे बने हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखना, मैंने ही पढ़ाया है उनको, ना, बहुत ही शानदार है, समझने में किसी को दिक्कत नहीं आने वाली है। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम आई कि यार मैं एनसीईआरटी कैसे पढ़ूं, आप मेरे जो बनाए वीडियो है उनको साथ साथ पढ़ो, मेरे नोट्स बनाए उनका आप रेफर कर सकते हो, है ना, या किसी और टीचर का पढ़ सकते हो, मैं ये नहीं कहता हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सेल्फ स्टडी करो, यही मार्ग ज्यादा बढ़िया आपके लिए। नहीं समझ में आई तो प्लेलिस्ट देखना, 6वीं की एनसीईआरटी के मैंने कौन से चैप्टर पढ़ा रखे हैं वहां पे, 7वीं की एनसीईआरटी के चैप्टर पढ़ा रखे हैं, ऐसे करके 11 तक पढ़ा रखे हैं। इवन 12th की ज्योग्राफी के भी कुछ चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर वहां पढ़ा रखे हैं। ठीक है, समझ में आ गया कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब बता दिया मैंने आपको। अभी जैसे इसकी बात करें भौतिक भूगोल, तो भौतिक भूगोल में भूआकृति विज्ञान आता है। भूआकृति विज्ञान में क्या होता है, भूआकृति विज्ञान में आपकी आती है प्लेटें, पृथ्वी, प्लेट आती है, पृथ्वी आती है, इसके अलावा क्या आती है, चट्टानें आती है। ठीक है, पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे है, उसको कैसे समझते हैं, अर्थक्वेक वगैरह सब इसमें आते हैं। किसमें? अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये किसमें आते हैं? भूआकृति विज्ञान में आते हैं। ठीक है, तो भूआकृति विज्ञान देखनी है। जैसे यहाँ पे दे रखा है ना, अर्थक्वेक दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ज्वालामुखी। तो ये दोनों टॉपिक कहाँ एक साथ पढ़े जाएंगे? यहीं पढ़े जाएंगे, इस भूआकृति विज्ञान में पढ़ लेंगे। भूकंप और ज्वालामुखी भूआकृति विज्ञान का पार्ट है, तो इनको अलग से नहीं देखना पड़ेगा। तो जैसे आप एनसीईआरटी के वो चैप्टर देखोगे, और इनके मैं छोटे छोटे नोट्स आपको बाद में दे दूंगा। अभी थोड़ा सा टाइम कम, आप भी जानते हो इतना मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ अभी, है ना, बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल है मेरा भी आपके साथ में। ठीक है, और नोट्स की मैंने पहले ही कहा कि आपको सेल्फ स्टडी के माध्यम से मैं गाइड करूंगा। कुछ नोट्स जो मेरे पास है बिल्कुल दूंगा, कुछ नोट्स वैलिडेशन आपको मैं मॉडल आंसर के माध्यम से दे दूंगा। तो आपकी सारी चिंता यहाँ पे मिट रही है। तो भूआकृति विज्ञान हो गया। इसके अलावा क्या है, अब इसमें जलवायु विज्ञान। तो जलवायु विज्ञान में हर साल आप देखते हो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, या तो इंडियन मानसून का भी आ सकता है, वो इसका पार्ट है। अलिनो लानिनो की घटनाएं आ सकती है। चक्रवात इसमें पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे चक्रवात दे रखा है, चक्रवात दे रखा है, तो किस में आएगा? जलवायु विज्ञान में आएगा। जलवायु विज्ञान में और भी आ सकते हैं, वर्षा के पैटर्न आ सकते हैं, जो आजकल क्वेश्चन जो। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, मेंस की एग्जाम में जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो करंट से जुड़े होंगे। जैसे अर्बन फ्लड का क्वेश्चन 2-3 बार आया है। भारत में शहरी बाढ़ के क्या कारण है, कौन से शहरों के एग्जाम्पल देके केस स्टडी आपको देके बतानी है। भारत का मानसून का जो पैटर्न है, ऐसा भी आ सकता है, भारत में आगे जाके पढ़ेंगे। ये सब क्लाइमेट और फिजियोग्राफी जो है इनके पार्ट है, या भूआकृति विज्ञान के पार्ट है। इसके बाद में भौतिक भूगोल में क्या है, भौतिक भूगोल में समुद्र विज्ञान है। समुद्र विज्ञान में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे जल धाराएं जो है व्यापार को प्रभावित करती है, जल धाराएं कैसे बनती है, कौन से उसमें फैक्टर होते हैं, है ना, विंड सिस्टम कैसे
जो ओशियन करंट है उनको हेल्प करता है बनाने में, तट की आकारिकी कैसे हेल्प करती है, आप कह सकते हो जो सागर है उसका तापमान और लवणता वाला जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रवाल विधियां इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप सोचो कितना बड़ा सिलेबस है, ये छोटा सिलेबस नहीं है। और ये कैसे गो थ्रू होगा, एनसीईआरटी के थ्रू ही होगा। जैसे जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ते जाओगे चीजें क्लियर होती चली जाएगी, है ना। 40 दिन के बाद में आपसे मैं ये सवाल दोबारा करूंगा कि अब आपको क्या लगता है कि सिलेबस हमने नहीं किया है। बस यहाँ पे समस्या है कि सिलेबस केवल एक पॉइंट लिख के छोड़ दिया, पढ़नी इतनी सारी किताबें हैं, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी की चिंता मत करो, सारा का सारा आपका सिलेबस कहां से कवर हो जाएगा, एनसीईआरटी से हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ करंट की चीजें बचेगी जो आपकी विजन की मंथली मैगजीन फॉलो कर दो। अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, अब विजन की मंथली मैगजीन अभी से शुरू कर दो। जिन लोगों ने पहले से शुरू कर दिया बहुत अच्छी बात है, और विजन की दृष्टि की कर दो। आप जो भी पढ़ रहे हो दोनों में से एक कर लो, हिंदी मीडियम के लिए इससे अच्छा कोई कंटेंट नहीं होगा बाद में। दृष्टि या जो भी आप पढ़ना चाहते हो मंथली मैगजीन शुरू कर दो। मुझे आप पूछोगे तो मैं विजन को आपको सजेशन करना चाहूंगा, थोड़ी सी एग्जाम ओरिएंटेड ज्यादा लगती है ना, यूपीसी के हिसाब से, तो वो कर लेना। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्यों आज बोल रहा हूं मैं, जैसे नॉर्मली होगा कि अक्टूबर के अंदर जैसे अक्टूबर में हम जाके पढ़ते हैं या नवंबर में पढ़ते हैं, हम जीएस2 पढ़ते हैं, पॉलिटी और राजव्यवस्था और गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और आईआर। उसमें सारा का सारा आपको मैं ये बोलूंगा, जैसे मैं आपको क्या बोलूंगा कि पॉलिटी के चैप्टर लक्ष्मीकांत से पढ़ने हैं, और जो करंट अफेयर है वो विजन की मेंस 365 से पढ़ना है आपको। उस समय तक मेंस की 365 आने लग जाएगी। या जिन लोगों ने मंथली पढ़ रही है तो उनको फायदा है ना। तो सेल्फ स्टडी का जो रास्ता बता रहा हूँ वो यहीं से गुजरेगा। आप तो करंट अफेयर अपना पढ़ना शुरू कर दो, मैनेज करो उसको, कैसे करो, चाहे 5 पेज पढ़ो यार, दिन के 5 या 10 पेज पढ़ो, आराम से मैनेज हो जाती है। जैसे एक मंथली मैगजीन में 150 पेज मुश्किल से आते हैं, दिन के 5 पेज भी पढ़ोगे तो एक महीने की मंथली मैगजीन आप एक महीने में कवर कर सकते हो। ये पढ़ने का बहुत शानदार तरीका होता है कि दिन के 5-5 पेज भी पढ़ूंगा एक महीने में, मंथली मैगजीन मजाक मजाक में पूरी हो जाएगी। तो इसमें कोई एक्सक्यूज मत निकालना कि सर हम कैसे प्रबंधन करेंगे। प्रबंधन तो आपको ही करना पड़ेगा। आज तो छोटी सी बात प्रबंधन कर रहे हो, आज तो तुम केवल 2 किताबें 5 किताबें एग्जाम को लेकर प्रबंधन कर रहे हो, कल को जब अच्छे एक सिविल सेवक बनोगे तो पता नहीं क्या क्या प्रबंधन करना पड़ेगा। वहां तो आप सोच भी नहीं सकते कि दिन में कितनी बड़ी चुनौती आने वाली है, ठीक है। तो ये आप समझ गए ना कि कैसे इसको डील करने वाले हैं। इसमें 2 तरीके के हो गए, स्टैटिक पार्ट हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी किताब से, जो करंट अफेयर की चर्चा रहेगी कहां से, वो न्यूज़पेपर से और मंथली मैगजीन से होगा। एग्जांपल के लिए कई बार क्लाइमेट में से क्वेश्चन आएंगे जो आईपीसीसी की रिपोर्ट पर आधारित होंगे, कि रिसेंटली जो आईपीसीसी की रिपोर्ट आई उसने बताया कि कैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और इन ग्लेशियर के पिघलने से क्या मतलब, इनके कारण क्या है और इसके कॉन्सिक्वेंस, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। कोई केस स्टडी देके बताओ, एग्जांपल देके बताओ। तो आप हिमालय का एग्जांपल या ग्रीनलैंड का एग्जांपल देके ऐसे बता सकते हो। तो याद रखना मेंस में जो ऐसे ऐसे सिलेबस है जहां पे लगता है कि करंट अफेयर की अपडेट है, वहां पे आपको बहुत जरूरी है कि मेंस के एग्जाम में करंट अफेयर आपका बहुत महत्व रखता है। मैं तो ये बोलता हूँ कि मेंस के एग्जाम में 50% आपका करंट अफेयर रोल निभाएगा, क्योंकि हर एक जगह आपको करंट एग्जाम्पल, करंट सिचुएशन चाहिए होगी। उनके क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ सकते हैं। अर्बन फ्लड का जैसे क्वेश्चन आ गया तो आप बताओगे कि चेन्नई का रीजन क्या है, चेन्नई में अर्बन फ्लड की जो रीजन है अलग केस स्टडी है। जैसे चेन्नई में क्या रीजन है कि वहां पे अर्बन फ्लड आता है, तो आप बता सकते हो कोस्टल एक तो रीजन हो गया कि चेन्नई की अवस्थिति क्या है, वहां कोस्टल रीजन है, चक्रवात आता है, भारी वर्षा आती है, बाढ़ आता है। दूसरा रीजन उन्होंने बहुत गड़बड़ किया चेन्नई ने, कि वहां का जो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर जिनको बोलते हैं कंक्रीट के जंगल, कंक्रीट के जंगल ऐसी शब्दावली इस्तेमाल करनी है कि कंक्रीट के जंगल की वजह से क्या हुआ, जितनी भी वहां पर नेचुरल वेटलैंड और पौंड तालाब थे उनको उन्होंने क्या कर दिया, कंक्रीट से भर दिया। तो आज जब भी वर्षा होती है वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, पानी जगह जगह भर जाएगा। तो चेन्नई का अलग होगा। अब इसी केस स्टडी को आप एग्जांपल दोगे कि यार मुंबई के हिसाब से देखो, तो मुंबई का भी आप बताओगे दक्षिण पश्चिम मानसून 200-400 सेंटीमीटर वर्षा, बता दिया पहला रीजन। कोस्टल कोस्टल अवस्थिति, दक्षिण पश्चिम मानसून, और क्या रीजन, मूसी नदी कहां पे, वो तो हैदराबाद में। चेन्नई, यहाँ पे मुंबई में कौन सी नदी है यार, जो एक चर्चा में रहती है, मुंबई में कौन सी नदी है देखना, उसका भी केस स्टडी कई बार आता है। मूसी नदी हैदराबाद का एग्जाम्पल बनता है, चेन्नई का भी कोई, श्रीनगर का भी एग्जाम्पल बनता है। ऐसे कोई नदी भी ऐसा कारक बन सकती है कि नदी का वेट उस क्षेत्र से अपतंत्र था, लोगों ने कब्जा कर लिया। जब भी भारी वर्षा होगी नदी तो अपना मार्ग तय करेगी ना, तो बाढ़ आएगी वहां पे। गुड़गांव की अलग केस स्टडी होगी। गुड़गांव की केस स्टडी में आपने एक यूनिक चीज देखी होगी, यहाँ की बसावट। गुड़गांव ऐसे बसा हुआ कि उसके चारों ओर पहाड़ियां हैं, और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे तैयार हुआ कि वो गड्ढा बन गया वहां पे ना। तो पहाड़ियों वाला पानी कहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है। अच्छे से क्या अपतंत्र उन्होंने विकसित नहीं किया। तो गुड़गांव की केस स्टडी अलग है। कई बार चर्चा में रहता है कि जब गुड़गांव में वर्षा होती है 24 घंटे तक वहां ट्रैफिक जाम लग जाता है, कितनी परेशानियां लोगों को वहां झेलनी पड़ती है। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये आपके स्टैटिक पार्ट एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके करंट अफेयर और न्यूज़पेपर में मिलेंगे। और क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस टाइप के आते हैं, जैसे अभी देख लेंगे जो आपको मैंने बताया। रिलेट कर पा रहे हो ना चीजों को, कि ज्योग्राफी की अभी बात कर रहे हैं तो ना केवल हमें ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़नी है,
बल्कि करंट अफेयर का ही उतना वेटेज है उसमें। अब आपकी जो मोटी मोटी किताबें हैं भाड़ में गई है कोई काम की नहीं वो, क्योंकि वहां से क्वेश्चन नहीं बने मेंस में। मेंस में क्वेश्चन तो आएगा या तो एनसीईआरटी से ही आएगा करंट अफेयर से, बस दो चीज रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। अब आप जानो, आपका काम जाने कि आपको बार बार वही पढ़ना है, तो फिर आपकी मर्जी है। चलो ये पहला वाला टॉपिक हो गया। अब इसमें है कि विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, ठीक है, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए भारत सहित विशेषकर इसमें प्राकृतिक संसाधन की बात की जा रही है। अब हम पढ़ने वाले हैं कौन से, 12th क्लास में मानव भूगोल पढ़ने वाले हैं, एक भारत की ज्योग्राफी जो आर्थिक भूगोल वो पढ़ने वाले हैं। वहां पे कई सारी आयरन इंडस्ट्री से लेकर कई सारी चीजें वहां पे बताई गई है, और कौन सी इंडस्ट्री कहां पे होगी, एक बहुत अच्छा टॉपिक है। यहाँ पे नीचे एक टॉपिक है, ये देखो यहाँ पे दे रखा है कि प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक, मानव भूगोल और दोनों पढ़ेंगे। और इसमें कुछ वैलिडेशन कंटेंट आपको मैं दे दूंगा। मैं कह रहा हूँ वैलिडेशन कंटेंट की चिंता मत करना, इतना प्यारा दे दूंगा आपको, मॉडल आंसर के थ्रू दूंगा या कुछ अलग नोट्स हैंड रिटन भी आपको दे दूंगा, उसकी चिंता मत करना। आप पहले वो काम करो जो आपको दिया गया, बेसिक काम, बुनियादी चीजें पहले करो, पहले नींव ग्रो अपनी मजबूत करो उसको ना। पहले आप मोटी मोटी चीजों के चक्कर में पड़ोगे तो नींव ढह जाएगी ना, ऐसा नहीं करना है। तो ये संसाधनों की बात की जा रही है ना, ये संसाधन, इसके लिए जैसे नॉर्मली एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं, जैसे विशेषकर 8वीं की एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, इसमें चाहे छोटी ही सही लेकिन उसमें बहुत गुणकारी बातें हैं, ठीक है, बहुत सारे संसाधन आएंगे। और आपको मैंने बताया कि 3 ओल्ड एनसीईआरटी, 6वीं 7वीं 8वीं, वो आपको पढ़नी अपने हिसाब से पढ़नी है, शेड्यूल के हिसाब से नहीं पढ़नी है। वो जब भी आपको वक्त मिले तो वहां पे भी बहुत सारे संसाधन आपको मिल जाएंगे। जैसे आप दक्षिण अमेरिका में जाओगे तो वहां पे अलग अलग संसाधन होंगे, बस उसमें चैलेंज ये कि थोड़ा डेटा पुराना है। जैसे अभी वहां पे दक्षिण अमेरिका में आप देखोगे कौन कौन से खनिज कहाँ मिलते हैं, तो हो सकता है डाटा पुराना हो, लेकिन चीजें बहुत यूनिक है उसमें, वो चीजें और कहीं नहीं लिखी है ना। तो संसाधन वाला क्वेश्चन भी देखेंगे कि संसाधन कैसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि संसाधन की कोई मोटी किताब लेके बैठ गए, वो भी नहीं करना हमें, ठीक है। इसके अलावा भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात, ये सब एनसीईआरटी में हो जाएंगे। और इंपोर्टेंट के उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं, जल स्रोत, अच्छा ये वाला है वो डायनेमिक जो हर साल क्वेश्चन आता है कि भूगोल, ये जल स्रोत और हिमावरण सहित ये चीजें बतानी है। जो करंट अफेयर में आता है ना, कोई रिपोर्ट देके आता है कि इसमें देके बताओ, इस सिलेबस को आप तब ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे जब हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा वनस्पतिदा पुराने जात में परिवर्तन, और इसके ये जो चैप्टर है ये हम पढ़ के आते हैं कहाँ पे, जो आपने बायोम पढ़ा है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट में बायोम वगैरह पढ़ा है, वहां से इसको कवर करते हैं बायोम को। एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे अच्छे चैप्टर दिए गए हैं। बाकी हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए आप प्रीलिम्स के लिए कोई भी मैगजीन पढ़ते हो, जैसे दृष्टि की कोई इन्वायरमेंट की पढ़ते हो, वहां से भी ये टॉपिक कवर हो जाएगा। तो सारे के सारे सिलेबस एक बार आपने समझ लिया। अब बस इसमें चुनौती क्या है, इसमें वो चीजें नहीं है कि आप ना टू दी पॉइंट हम वो नहीं कर पाए, तो वो एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा, धीरे धीरे खुद के नोट्स डेवलप करने पड़ेंगे, फिर एक समय चीजें आपस में जुड़ जाएगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। मैं आपको हर एक सिलेबस को कोरिलेट कराऊंगा कि जैसे ये भौतिक भूगोल का है, ये प्राकृतिक संसाधनों का है, ये जो नई चीजें चल रही है उनका है। जैसे भूभौतिकी घटनाएं, भूभौतिकी घटना में ये होता है कि अभी जैसे एग्जाम्पल के लिए कैसा क्वेश्चन आ गया था एक बार, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ज्वालामुखी और भूभौतिकी घटनाओं में एक क्वेश्चन आ गया था एक बार कि इस साल 2021 में आया था कि इस साल बहुत सारी ज्वालामुखी के एग्जाम्पल हमें वर्ल्ड स्तर पर देखने को मिले हैं। तो ऐसा एग्जाम्पल देके आ गया, कभी कभी नदियों का आ सकता है, बाढ़ का आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। बाकी और कैसा आ सकता है, डायनेमिक चीजें आ सकती है ज्यादा से ज्यादा, या आईपीसीसी कोई रिपोर्ट, नई रिपोर्ट आ रही है, कोई वायु प्रदूषण को लेकर कोई रिपोर्ट आ रही है, या कोई साइंस और टेक का कैसे ज्योग्राफी के अंदर कोई रोल है। जैसे एक जुनो मिशन करके एक बार आ गया था, वो भी इसके हिसाब से हमें लिखना है कि उस मिशन की जो फाइंडिंग है वो कैसे हमें हेल्प करेगी अर्थ की चीजों को लेकर, है ना, ऐसा क्वेश्चन आ गया। चलो ये तो हो गया आपका सिलेबस, एक बार इसको आपने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, आप प्री और मेंस को साथ कैसे लेके चलोगे। मेंस का तो मैं आपको लेके चल रहा हूं, मैं प्री का एक 2024 का पेपर आपको बताता हूं कि 6ठी से 12वीं के एनसीईआरटी से कैसे आया था। एक पेपर आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, क्योंकि आज हमारा ये पहला थीम एनालिसिस का टॉपिक है कि कैसे हमें ज्योग्राफी को देखना होगा, और मैं इन्वायरमेंट मतलब ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पे ज्यादा वेटेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो 2024 का हम प्रीलिम्स का एक बार पेपर देखते हैं कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन कहां से आए थे, आपको कैसे प्रिपेयर करने हैं। तो ऐसे ही आपको आगे क्या करना है, 23 22 ऐसे 5-7 साल का पेपर का एनालिसिस कर लेना। और आप अपनी किताब तो है ही, अपनी किताब बहुत हेल्प करेगी आपको, प्रीवियस ईयर वाली जीएस वाली जो सोल पेपर है, ठीक है, मार्केट में आ जाएगी थोड़े दिनों बाद में, अपडेट होके बिल्कुल नई नई तरीके से आ जाएगी। उसमें काफी जो गलतियां थी उनको भी सुधार पर काम चल रहा है अभी, और मतलब एक अच्छा आपको मिल जाएगा। तो ऐसे आप एनालिसिस, या आप ऐसा करना जो यूपीसी के ऑफिशियल पेपर है, जैसे यहाँ पे देखते हैं मेंस का होगा ये, तो 2024 का पेपर देखते हैं, और आपको ज्योग्राफी कैसे पढ़नी है एनसीईआरटी प्रीलिम्स के हिसाब से, है ना, वो भी देखनी है आपको, और मेंस के हिसाब से तो हम अभी चलेंगे आगे।
ये देखना आप, ये 2024 का प्रीलिम्स का पेपर है, तो कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ो प्री के हिसाब से ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यार प्री में कैसे क्वेश्चन आते हैं और मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये प्री का हम देख लेते हैं एक बार। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये आप देखोगे, पार्थिव विकिरण की तुलना में, पार्थिव विकिरण की तुलना में जो आगामी इनकमिंग है, ये बिल्कुल आपका जलवायु विज्ञान की जो एनसीईआरटी है, मतलब 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी से डायरेक्ट ये क्वेश्चन उठाया गया है। जो पार्थिव विकिरण आप देखो, सोलर इनकमिंग, सोलर रेडिएशन, उसमें साफ एक डायग्राम था, बजट देके एक समझाया गया, बिल्कुल एनसीईआरटी 11th क्लास के एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि यार यूपीएससी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या मैं जो रिसोर्सेज पढ़ रहा हूं वो सही है या कहीं गलत है, कहीं मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा हूं, या इस मेंटर ने मुझे गलत तो गाइड नहीं कर दिया। मुझे खुद भी ये देखना है कि क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, ये डायरेक्ट ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में, बिल्कुल आप देख लेना। मैं आराम से आपको एग्जाम्पल देके बता सकता हूँ कहां पे है। अभी एनसीईआरटी शायद सामने पड़ी है, दिखाऊं क्या मैं एनसीईआरटी में कहां पे है? एक सेकंड में लाता हूं एनसीईआरटी, है ना। बाकी ये काम आपके लिए, होमवर्क आपके लिए, कि आपको भी ऐसा करना पड़ेगा। देखो, ये ज्योग्राफी वाली नई वाली एनसीईआरटी सब आपके पास है। नई वाली एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, सारी की सारी है। तो ये क्वेश्चन कहां से पूछा उन्होंने? ये क्वेश्चन पूछा है फिजिकल ज्योग्राफी से पूछा है। अब कहां पे मिलेगा, अभी मैंने बोल तो दिया, फिर आपको मैं बताता हूँ। ये पता होना चाहिए यार, सीधा जाके देखो कहां मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। एक एक क्वेश्चन आपको मैं बता दूंगा, इवन मेंस के भी मैं आपको एक किताब के माध्यम से बताऊंगा। थोड़ा हो सकता है वीडियो इस चक्कर में बड़ा हो जाए, क्योंकि आपको मुझे बच्चों की तरह बताना पड़ेगा, छोटे बच्चों को समझाते हैं ना वैसे बताना पड़ेगा। तो वीडियो बड़ा होने तो कोई बात नहीं, मैं आपको हर चीजें लेके चलूंगा, ठीक है। इसमें एक चैप्टर तो ये सौर विकिरण और उष्मा संतुलन व तापमान, ठीक है, कैसे सूर्य ताप का आता है, कैसे वो गर्म होता है, सब चीज इसमें दी गई है, आप देखोगे ना। बाकी इसमें और भी, जैसे हम क्लाइमेट यहां पे पढ़ रहे हैं, बाकी और कहां पढ़ रहे हैं वैसे भी है। ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है, सौर विकिरण का वायुमंडल से होकर गुजरना। इसमें लिख रखा है, लघु तरंगदैर्ध्य वाले सौर विकिरण के लिए वायुमंडल अधिकांशतः पारदर्शी होता है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले सूर्य किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती है। ये तो ना पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी, ठीक है। और आगे भी आप देखोगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से होता है। मैं आपको बताता चलूंगा किस एनसीईआरटी से है। और मैंने आपको वो भी एनसीईआरटी बताई है, 6th 7th 8th ओल्ड एनसीईआरटी, वो फोटोकॉपी आपको बताई मैंने, शायद वो यहाँ पे पड़ी होगी, वो भी दिखाता हूँ। वो फोटोकॉपी आप मंगवा लेना उसको, है ना। जैसे ये पुरानी वाली एनसीईआरटी देश और उनके निवासी है ना, 3 एनसीईआरटी 6 7 8, जो आपको साथ में, इनके साथ साथ ही आपको सेल्फ स्टडी कर लेनी। मैंने टाइम टेबल में इसलिए नहीं दिया कि बहुत ज्यादा फिर ज्यादा हो जाता ना, लेकिन ये भी पढ़ लेना, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी ना। बहुत ही शानदार, इन एनसीईआरटी से बढ़िया मुझे कुछ लगा नहीं कंटेंट, बहुत अच्छा कंटेंट है इनके अंदर भी। ये सारी चीजें आपको फिजिकल ज्योग्राफी क्लाइमेट वाली आ जाएगी। 6 7 8 3 ही पढ़ना एक बार, है ना, 3 ही मंगवा लेना। फोटोकॉपी आराम से मंगवा लेना, आज के दिन की जरूरत नहीं, आराम से 40 दिन आपके पास, आराम से पढ़ लेना। या आजकल टेलीग्राम गूगल पे आप देखोगे, ओल्ड एनसीईआरटी डालोगे, पुरानी वाली एनसीईआरटी जो 90 95 के आसपास चल रही थी, उनको आप देख लेना। तो ये एनसीईआरटी से आपका कवर हो रहा है, ठीक है क्वेश्चन, और इजी भी क्वेश्चन था। जैसे मेरी भी एग्जाम के दौरान क्या सीरीज यही थी, तो मैं लकी था कि सबसे पहले मेरी ज्योग्राफी है जिसमें मैं कंफर्ट फील कर रहा था, ठीक है। भूमध्य रेखा इक्वेटर पर 100 मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से। बिल्कुल, ये तो साथ में आप क्या बार बार क्या दिखाऊंगा आपको, ये बिल्कुल एनसीईआरटी से आप भी देख लेना, चेक कर लेना चाहिए, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ तो, ठीक है। हो सकता है झूठ बोल जाऊँ आपको, आप खुद भी वेरीफाई कर लेना, एनसीईआरटी से आया 2 क्वेश्चन। इसके अलावा यहाँ पे आते हैं निम्नलिखित विचार, ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग गया था ज्वालामुखी उद्गार से लेकर, ये भी एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। जहां तक मेरी समझ है एनसीईआरटी में आपको ज्वालामुखी वाली चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी वाला ही है, मिल जाएगा, देखना। इसके अलावा जनवरी माह में, ये तो डायग्राम देखिए एनसीईआरटी में दिया गया है। समुद्र विज्ञान वाली एनसीईआरटी में आप देखो समताप रेखाएं ये कहां कहां रहती है, इसमें जलवायु विज्ञान वाली में डायग्राम देखे दिया गया एक, ये देखो ये डायग्राम्स, इसमें ये भी लिखा है कि जनवरी में ताप कैसा है और फरवरी में, जुलाई में कैसा है ना। ये देखो डायग्राम इनसे देखे दिया गया है, ठीक है। और ऊपर वाला था भूमध्य रेखा इक्वेटर पर प्रबल सेवनी धारा, ये तो मेन थीम है, ये तो क्लाइमेट की मेन थीम है, ये भी इस डायग्राम में दिया है, इसमें एक अच्छे से डायग्राम से समझाया हुआ है कि कैसे चीजें काम करती है, ठीक है। तो देखो 4 क्वेश्चन देखें, चारों के चारों क्वेश्चन एनसीईआरटी में देखने को मिल रहे हैं। ये क्वेश्चन कौन से, ये थोड़ा सा आप कह सकते हो संसाधन का है, संसाधन भूगोल का है, ठीक है। ये हो सकता है एनसीईआरटी में ना हो, नॉर्मली ना हो, ऐसे ये ऐसे क्वेश्चन है जहां पे करंट अफेयर में चीजें चर्चा में रही हो।
और थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगा ओल्ड वाली एनसीईआरटी में, लेकिन वहां पे मैंने कहा कि डाटा चेंज हो जाएगा, तो जो बच्चे थोड़ा जिज्ञासु प्रवृत्ति के साथ साथ में कुछ करंट अफेयर के डाटा अपने अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी का नहीं है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखने 5 क्वेश्चन आ चुके हैं ज्योग्राफी के, तो ज्यादातर कहां से क्वेश्चन आए हैं। अब देखो ये क्वेश्चन कहां से है, ये एनसीईआरटी में है, और मैंने भी आपको मैपिंग करवाई थी, बिल्कुल एनसीईआरटी में है। ये नदियों के भारत के चैप्टर में 6 में से 5 चैप्टर डायरेक्ट कहां से, एनसीईआरटी से, ठीक है। ये हो जाएगा। मैंने मैपिंग कराई, मजा आया था कि मैंने आपको कराया, और एग्जाम में मैं यही सोच रहा था कि यार मैंने बोर्ड पे क्या लिखा था, बार बार याद करने की कोशिश करा कहीं गलती ना हो जाए, और सही क्वेश्चन हुआ एकदम, ठीक है। चट्टानों के अपक्षय कारणों में एक कारण वर्षा भी है, ठीक है, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। इसके अलावा उत्तरी समुद्र, ये एनसीईआरटी में तो शायद ओल्ड वाली में मिलेगा आपको, नई वाली में तो नहीं मिलेगा। ओल्ड वाली एनसीईआरटी में जैसे यूरोप का पढ़ोगे ना आप, और मैपिंग में मैंने आपको करवाया था। इसका मतलब दो चीज आपके सामने आ रही है अभी। पढ़ना कैसे, पीवाईक्यू की ध्यान रखते हुए कि ज्योग्राफी में एनसीईआरटी को वेटेज देना है, दूसरा मैपिंग को, है ना, दो चीजों को वेटेज देना है आपको। अपवाद के पीछे नहीं भागना कि एक उसने ऐसा आ गया। लेकिन आजकल यूपीसी क्या करे, एक संसाधन वाला पूछ रहा है, कभी जैसे लास्ट कोबाल्ट का पूछ लिया, कोई ऐसे करके पूछ लिया, इस बार जैसे इनका कोको का पूछ लिया, संसाधन का पूछ रहा है, मतलब संसाधन भूगोल मेंस में है, ठीक है। वहां से भी कुछ आपको हेल्प मिलेगी। हो सकता है, अभी तक मैंने रिसर्च नहीं किया कि एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन है, मैं आपको उस पे बाल के खाल पे आता तो सारे के सारे चिपका देता कि देखो एनसीईआरटी में यहाँ पे था, लेकिन वो रिसर्च आप करना, ठीक है। इसके अलावा ये मैं श्योर नहीं हूं, इसमें से एक आधा जलप्रपात एनसीईआरटी में हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं कि होगा या नहीं होगा। ये मैपिंग का क्वेश्चन है वैसे। और ये आल्पस अल्पेशियन, ये ओल्ड वाली एनसीईआरटी में मिलेगा जहां तक मुझे लग रहा है। ओल्ड एनसीईआरटी में तो आपको 100% मिल जाएगा, जो मैंने आपको ये बताइए 6 से लेकर 8 वाली बताई है, उनमें मिल जाएगा ये क्वेश्चन पुरानी वाली एनसीईआरटी मिलेगा। तो ये 2024 का आपको बता रहा हूं, आप बाद में 23 22 सबका कर लेना। ये कोरियोलिस फोर्स बिल्कुल एनसीईआरटी का है। और इसके अलावा विमान पतन, ये करंट अफेयर का है। जलवाष्प के संदर्भ में एनसीईआरटी का है। और 21 जून, ये एनसीईआरटी कितनी बार आया, ये कुछ इतनी बार रिपीट हुआ है प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्न में से किस में, ये शायद छठी साथी के एनसीईआरटी से। ये क्वेश्चन तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन है, मतलब आप एनसीईआरटी का, आप छठी एनसीईआरटी का देखोगे डायग्राम, छठवीं या सातवीं का कौन सी एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना के दिया हुआ है। हमारी पृथ्वी, इसमें एक डायग्राम बना के वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि कहाँ कहाँ क्या होगा। अब छठवीं की एनसीईआरटी को आप इग्नोर करते हो ना, ये फिर वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। ये डायग्राम देखो आप 21 जून को, और ये कहाँ पे होगा क्या होगा, है ना। ये एनसीईआरटी, ये मैंने बोली बहुत बार पहले भी आपको, जो पीवाईक्यू है उसमें बताया मैंने आपको ना। तो एनसीईआरटी का वेटेज इसलिए बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी के अंदर जो डायग्राम और मैप है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप समरी कहीं भी पढ़ोगे किसी कोचिंग का, हो सकता ना मिले वहां। और यूपीसी ये चाहता है थोड़ा मनन आप भी करो यार, कॉपी पेस्ट वाला ना करो, थिंकिंग करो। थिंकिंग वाले क्वेश्चन है फिर लगातार देखोगे, ठीक है। एनसीईआरटी से हो रहा है मोस्ट ऑफ क्वेश्चन, आपको दिखा रहा हूँ कि एनसीईआरटी से हो रहा है। ये थोड़ा सा करंट अफेयर का था, मुझे एनसीईआरटी में पता नहीं होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी में बिल्कुल है। ये शायद ये भी आपको ओल्ड वाली में मिलेगा, शायद नई वाली का मुझे कंफर्म पता नहीं, हो भी सकता है नई वाली में भी होना चाहिए। जो विश्व के जलवायु प्रदेश है ना, उसमें ये बिल्कुल है, ये साफ साफ दिया है, उसमें भी आप देख लेना। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे हो गए, और क्या दिखाएं आपको, बाकी इन्वायरमेंट क्या जाएंगे। तो कहने का मतलब समझ गए ना आप। अब आते हैं मेंस के सिलेबस, मेंस के जो पीवाईक्यू उन पे आते हैं, वो ही अपनी थीम है। प्री का तो देखो मैंने आपको एक हिंट दे दिया, या आपको नॉर्मली बता दिया कि जैसे चॉइस में कैसे क्वेश्चन आए हैं एनसीईआरटी से, वो हमें देखने की, हाँ, इससे विश्वास मजबूत होगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। ऐसे आप करके जाओ कहाँ पे, मैंने पहले भी कितनी वीडियो बनाए कि एनसीईआरटी के चैप्टर से क्वेश्चन है, थीम एनालिसिस किया है मैंने, ठीक है। ये कर लो, बाकी मुझे नहीं लगता ज्यादा आपको ज्योग्राफी में करना चाहिए, ठीक है। और मैपिंग करो थोड़ा सा, करंट अफेयर का जो आता है वो हमें देखना पड़ेगा, है ना। और एनसीईआरटी में 6 से लेकर 12 तक नई वाली एनसीईआरटी हो गई, पुरानी 3 बताई है मैंने आपको ना, 3 काफी है, ज्यादा नहीं जा रहा, ठीक है। और मेंस के अब आते हैं हम, मेंस के सिलेबस पे आते हैं। ठीक है, अब मेंस के सिलेबस पे आते हैं। अभी हमने देखा
एक चीज और आपको बहुत शानदार चीज बताऊंगा यहाँ पे, कोई भी पेपर होता है, जैसे जीएस पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, आपको ये भी देखना होगा थीम एनालिसिस में कि वहां पे मेरा हिस्ट्री का कितना पोर्शन है, हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी के कितने आते हैं, और सोसाइटी के कितने आते हैं। उसके हिसाब से आप अपना टाइम डिसाइड करो कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे 1 महीना जीएस फर्स्ट को देना है, तो मुझे जो ज्यादा मार्क्स के आते हैं, जैसे ज्योग्राफी का 100 मार्क्स का आता है, हिस्ट्री का 100 मार्क्स का आता है, 50 नंबर सोसाइटी का आता है, तो टाइम भी ऐसे डिवाइड करना है, 12-12 दिन या 15-15 दिन इनको दिए, 5 दिन, 10 दिन, 7 दिन किसको दिए, सोसाइटी को दिए। और क्वेश्चन कैसे आते हैं, यूपीसी का एक अलाइनमेंट होता है पेपर का। जब भी आपको ये लगे कि यार मैं इसमें फंस गया हूं, तो अपने सिलेबस को याद करना, उस सिलेबस के हिसाब से यूपीसी का पेपर का अलाइनमेंट होता है जो आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने में। ऐसा होता है, जैसे मैंने कहा कि एक साइंस और टेक का क्वेश्चन एक बार इस पेपर में आ गया था। अब मेरा एनालिसिस ऐसा था कि मुझे ये बताया कि इस स्थान पर सेक्शन में कुछ के क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी के आते हैं, तो ये क्वेश्चन ज्योग्राफी से लिखा जाएगा, ना कि साइंस और टेक की तरफ से। साइंस और टेक तो जीएस 3 में है। यदि मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे सेम क्वेश्चन आ जाए, मान लो कोई एक सेम क्वेश्चन जीएस 3 में आ जाए, सेम क्वेश्चन यहाँ पे ज्योग्राफी में आ जाए, है ना, साइंस से जुड़ा हुआ आ जाए कोई, कि जैसे कोई आदित्य L1 मिशन आ गया, जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ एग्जाम्पल के लिए कि आदित्य L1 मिशन कैसे हेल्प करने वाला बहुत सारी चीजों में, वो क्वेश्चन आ गया जीएस फर्स्ट में, तो वो क्वेश्चन लिखा जाएगा ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योग्राफी की चीजें, शब्दावलियां, एग्जाम्पल आने चाहिए। जीएस 3 में आगे तो साइंस और टेक आएगा। इस बात को भी नोटिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन आप ये भी देखना, कई बार क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन एथिक्स में आ रहा है, वही क्वेश्चन जीएस 2 में आ रहा है, दोनों जगह आ रहा है, तो उस बात का अलग अलग ध्यान रखना, शब्दावलियां और एग्जाम्पल अलग अलग होंगे। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं जीएस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन अलाइनमेंट पे हम देखेंगे। जैसे यहां पे आप देखोगे पहला क्वेश्चन, प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारक, तो ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है। ठीक है, इसमें हिस्ट्री के हिसाब से आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन हिस्ट्री का हो गया, ये भी देखना कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है हिस्ट्री का। ठीक है, पहला। दूसरा, ये भी हिस्ट्री का, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा का हो गया। इसके अलावा विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे के आगमन, ये सब क्या है, हिस्ट्री के क्वेश्चन है। तो शुरू से आप देखोगे 3 क्वेश्चन, अलाइनमेंट देखना, ये अलाइनमेंट मैं 500 साल के पेपर में दिखाऊंगा आपको, ये 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे 30 मार्क्स की हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं, 30 मार्क्स की क्या हिस्ट्री है यहाँ पे। ठीक है, 30 मार्क्स के, यानी 3 क्वेश्चन छोटे वाले हैं, 3 क्वेश्चन 150 वर्ड वाले हैं, किसके हैं, हिस्ट्री क्या है। आगे हम अलाइनमेंट चेक करते हैं। देखो आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, इस बात को नोटिस करना, 3 क्वेश्चन के बाद में अब आ गए हम 4 नंबर पर। यह उष्णकटिबंधीय देशों में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन के परिणामों की विवेचना कीजिए। किसके क्वेश्चन है, ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ गए हैं, क्लाइमेट, या जो भूभौतिकी आजकल जो नया ट्रेंडिंग चल रहा है। अब देखो, हमने खाद्य सुरक्षा कहां पढ़ा, बेसिक जो खाद्य की चीजें हैं ये हमने पढ़ी एनसीईआरटी में। बहुत सारे ऐसे चैप्टर मिलेंगे आपको एग्रीकल्चर और फूड वाले, जहां पर इनकी चर्चा की गई है, फूड को लेकर विकासशील देशों की क्या चुनौतियां हैं, हमारे देश की क्या चुनौती है, बहुत सारे आर्टिकल हम पढ़ते हैं। साथ में ये जो जलवायु परिवर्तन है, इसकी बहुत सारी रिपोर्ट आती है, जलवायु परिवर्तन की आईपीसीसी की रिपोर्ट आती है। तो ये क्वेश्चन देखो, केवल ये नहीं है कि कहीं से उठा के एनसीईआरटी से रख दिया, ये क्वेश्चन मिक्स करके रख दिया उन्होंने, स्टैटिक प्लस करंट। तो बेसिक फूड का आपको नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए अभी रिसेंटली क्या चल रहा है, जलवायु परिवर्तन ने कैसे विशेष करके इसको दिया उष्णकटिबंधीय देशों में। अब आपको यह भी पता होना चाहिए, वर्ल्ड का मैप तुरंत बनाओगे, देखो कैसे इसको करता मैं तुरंत दिखाता, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका, यहाँ पे अमेरिका दिखाता, और यहाँ पे अफ्रीका दिखाता, अफ्रीका, यहाँ पे यूरोप दिखाता, ऐसे करके यहाँ पे इंडिया, और ये आ गया यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ गया। ये कह रहा है क्वेश्चन किसका है, उष्णकटिबंधीय देशों में खाद्य सुरक्षा। अब उष्णकटिबंधीय देश कौन से हैं, जो मेरी कर्क और मकर के बीच में है, ये कौन से देश है, उष्णकटिबंधीय देश है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन के परिणामों की विवेचना कीजिए। हम ये जान रहे हैं कि हमारा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ का खाद्य पैटर्न चेंज हो रहा है। अब हम जहां पे खड़े हैं आज भारत की भूमि पर, वो भी तो उस ट्रॉपिकल जोन में आता है, यहाँ पे क्या पैटर्न बदलाव है। अब मैं इसमें क्या लिखूंगा, केस स्टडी लिखूंगा, अपने खेत की लिखूंगा मैं, कि हमने क्या बदलाव देखा है, कि यहाँ पे जो वर्षा का पैटर्न है, जो एक समय जुलाई अगस्त में अच्छी वाली वर्षा थी, वो थोड़ा शिफ्टिंग हो गया है। मतलब कभी कभी प्री मानसून के दौरान अच्छी वर्षा हो रही है। हमने एक चीज नोटिस की है कि पहले वर्षा अच्छी सतत रूप से होती थी, अभी क्या हो रहा है, एकदम से हो रही है। तो वर्षा की मात्रा बढ़ गई एकदम से, तो मतलब जो फसलों को पानी अलग अलग समय मिलना चाहिए था, वो तो नहीं मिल पाता है ना। कुछ चीजों में फायदा हो गया, जैसे हमारे यहाँ फायदा क्या हुआ, लोगों ने पहले क्या हुआ था, एक समय हम जो मूंगफली होती है, ग्राउंड नट होता है, वो बोना बंद कर दिया था, क्योंकि वर्षा ही नहीं हो रही थी। आजकल वर्षा का पैटर्न अच्छा हुआ कि वो फसल होने लग गई, है ना।
ऐसे करके एग्जाम्पल में देने की कोशिश कर रहा हूं कि अलग अलग चीजें आप बता सकते हो। मैं डायग्राम के माध्यम से ये समझा दूंगा कैसे उष्णकटिबंधीय देशों में खाद्य सुरक्षा का एक जलवायु के परिणामों पर डिसाइड हो रही है आजकल। सकारात्मक नकारात्मक दोनों चीजें हो सकती है। विशेषकर ऊपर वाले जो क्षेत्र है ना, समशीतोष्ण वाले शीतोष्ण वाले क्षेत्र, उनको फायदा हुआ है क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि तापमान जब बढ़ेगा ना तो वहां पर उनको एक ज्यादा टाइम मिलेगा उनकी फसलों को अच्छा ग्रो होने में। वहीं जो हमारे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हमें क्या सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार की फसलें हम बो सकते हैं। तो मैं इसको समझाऊंगा कि जैसे अफ्रीका की कोई केस स्टडी ले ली, इंडिया की कोई केस स्टडी दे के इसमें समझा दिया, फिर एग्जाम्पल देके विवेचना करेंगे। तो इसकी डिमांड क्या है, तो इनकी चिंता मत करना, भरपूर है। मैं आपको इतने भरपूर वर्ल्ड के मैप और इंडिया के मैप और केस स्टडी देने वाला हूं आपके लिए, तो वो पढ़ जाओगे ना तो भी अगले 2025-26 में मेंस दोगे तो आपके काम आ जाएगी वो चीजें। उसकी चिंता मत करना, ठीक है। और बाकी हम विवेचना करेंगे इसमें। तो ऐसे ज्योग्राफी पढ़ना होता है। इसका मतलब अभी जो सिलेबस में लिखा था वहां भौतिक भूगोल कई सारी चीजें जोड़ के यहाँ पे इंटीग्रेट हुई है, इसलिए थोड़ा चैलेंज है टू दी पॉइंट नोट्स आपको देना, ठीक है। आपको थोड़े से नोट्स बनाने पड़ेंगे कि जैसे कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा आपने जलवायु परिवर्तन, तो जलवायु परिवर्तन के कारण कभी आया कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कभी आएगा खाद्य सुरक्षा को कैसे नुकसान हो रहा है, कभी विकासशील राष्ट्रों को नुकसान हो रहा है, कभी उष्णकटिबंधीय देशों को नुकसान हो रहा है, क्या फायदा क्या नुकसान, ऐसे करके आर्टिकल आते हैं, उनको नोट्स बनाते जाना आपने। आईपीसीसी की रिपोर्ट, जैसे इसमें मैं इंट्रोडक्शन डालता, पक्का ये डालता कि हाल ही में आईपीसीसी की जो 6 असेसमेंट आया है उसके अंदर ये बताया कि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में तापमान बढ़ने वाला और इससे ये होने वाला है। तो इसका इंट्रो कैसा हो गया, लेटेस्ट कोई डाटा रिपोर्ट के हिसाब से इंट्रो हो गया। तो वैसे करेंगे, समझ रहे हो इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को, ठीक है। तो ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। अगला क्या, ज्योग्राफी का है, आज विश्व ताजे जल के संसाधनों की उपलब्धता और पहुंच के संकट से क्यों जूझ रहा है। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया है। इसमें भी सेम वही है, रीजन क्या है उसके, वो सब जूझेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपकी इथिक्स से तो बहुत ईजी है ठीक है। तो इसमें भी रिपोर्ट देंगे, रिसेंटली को रिपोर्ट देंगे, ये देंगे कि रिसेंटली हमने देखा केप टाउन शहर है या बहुत सारे ऐसे शहर है जहां पे ड्राई डे या ड्राई बोलते हैं ना, जीरो डे बनाया गया कि वहां पे जल बचा ही नहीं है पीने को, बहुत भारी संकट आ गया। ऐसे केस स्टडी शुरू कर सकते हैं। तो ताजे जल के संसाधनों की उपलब्धता की पहुंच और संकट, उसके क्या क्या रीजन है, उसके प्राकृतिक कारण क्या हो सकते हैं, मानवीय कारण क्या हो सकते हैं। प्राकृतिक कारणों में हम जानेंगे जलवायु परिवर्तन एक कारण हो सकता है, और क्या हो सकता है ग्राउंड वाटर वहां पे क्राइसिस हो। मानवीय कारकों में हम देखेंगे कैसे वहां का पैटर्न है, कृषि का पैटर्न कैसा है, कैसा जल का उपयोग कहाँ पे ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे पैटर्न आएंगे, ठीक है। ऐसे करके लिखते हैं इसको ना। तो ये भी ज्योग्राफी का है, ठीक है। यहाँ पे फ्योर्ड कैसे बनते हैं ऐसा क्वेश्चन, ये कहां से, भू आकृति विज्ञान का। अब मैं आपको अपने नोट्स देता भी तो मैं फ्योर्ड आपको कभी नहीं देता सॉरी, मुझे पता नहीं लगता कि फ्योर्ड का कोई क्वेश्चन आता। इसका मतलब एनसीईआरटी। अब ये एनसीईआरटी खोलोगे तो इसके अंदर फ्योर्ड कहां मिलेगा, फिजिकल ज्योग्राफी में जाओगे, जो अभी हम बात कर रहे थे भौतिक भूगोल हम बात कर रहे थे, 11वीं क्लास की एनसीईआरटी में एक हिंट दिया था आपको, लेकिन इन्होंने क्या किया, कुछ समस्या कर दी। ये जो एनसीईआरटी है ना, कुछ इनसे हटा दिए उन्होंने, कुछ चैप्टर हटा दिए। जैसे इसमें शायद वो मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं, कुछ एनसीईआरटी से वो चैप्टर हटा दिए। जो स्थलाकृतियां वाला चैप्टर है ना, वो आपको उन एनसीईआरटी मिल जाएगा जो 2020-21 में चल रही थी, मैं आपको पहले बता रहा था। शायद वो चैप्टर इसमें है कि नहीं, मैं देख लेता हूँ इस एनसीईआरटी में। ये नई वाली एनसीईआरटी मैंने भी मंगाई थी, तो इसमें थोड़ा सा कुछ चैप्टर गायब मिले मुझे, जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो तो थे ही नहीं इसमें। जैसे है इसमें वो आकृतियां उनका विकास है 58, इसमें नहीं। कुछ हो सकता है आपके पास जो एनसीईआरटी होगी उसमें चैप्टर नहीं हो, इसमें तो वो है 58 पेज में, चेक कर लेता हूँ। इसमें क्या है कि कैसे मतलब है ना, ये स्थलाकृतियां बनती है। ये भूआकृति विज्ञान का एक चैप्टर है कि जैसे पवन है, नदियां हैं, हिमानी है, इनसे किस टाइप की स्थलाकृतियां बनती है। कुछ अपरदन की स्थलाकृतियां होती है, कुछ निक्षेपण की होती है। अपरदन मतलब कटाव के कारण, निक्षेपण यानी जमाव के कारण, है ना। जो स्थलाकृतियां बनती है उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्वेश्चन आया था फ्योर्ड का। तो ये फ्योर्ड कैसे बनते हैं, हिमोड के कारण बनते हैं, यानी हिमानी। विशेषकर फ्योर्ड के एग्जाम्पल आप देखोगे नॉर्वे के आसपास उनके तट्टे फटे कट है। तो फ्योर्ड का क्या क्वेश्चन पूछा, फ्योर्ड कैसे बनते हैं, वे दुनिया के सबसे सुरम्य क्षेत्रों का निर्माण क्यों करते हैं। तो इसमें केस स्टडी किसकी आती, नॉर्वे के तटों की आती। वहां की जो मतलब कैसे उसका योगदान है, वहां की मतलब बंदरगाहों में या प्राकृतिक बंदरगाहों में, कैसे वहां का पर्यटन में इंपॉर्टेंट उनका रोल होता है, कैसे और भी बहुत सारे रोल उनके हो सकते हैं। और बनते कैसे हैं फ्योर्ड,
अभी इसमें मिल नहीं रहा शायद, कौन सी एनसीईआरटी में देखा था मैंने, वो देख के बताऊंगा बाद में। आया था एनसीईआरटी से आया था वो, नहीं यहाँ पे दिया हुआ है फ्योर्ड, देखो यहाँ साफ लिखा हुआ है कि बहुत गहरी हिमनद गर्तें हैं जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा समुद्री तटरेखा पर होती है, फ्योर्ड कहते हैं। देखो अब ज्यादा नहीं लिखा हुआ था, लेकिन जो स्मार्ट लोग होते हैं ना उनको ये पता है कि ये किससे बनता है, ये हिमालय से बनता है। ठीक है, हिमानी की जो अपरदन स्थलाकृतियां हैं उनसे बनता है। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो कि एक समय वहां पे कोई तट, समुद्र तट के किनारे कोई स्थल है मान लो ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि वहां की लहरें भी आके उसको तोड़ रही है, काट पीट कर रही है, या वहां पे हिमानी उस समय होंगी तो हिमानी वहां पे अपर्दन कर रही है, और आज के समय वहां पे जल का स्तर बढ़ गया मान लो और पानी उन पे भर गया, तो कट्टे फटे तट्टों में क्या होता है, जल जो होता है आंतरिक तौर पे होता है। तो इसमें क्या होगा, जैसे कोई तट समतल होगा, सपाट होगा मान लो, एकदम सीधा होगा, तो जहाज आके तट तक यही रहेगा, और यदि कोई तट कटा फटा होगा तो जहाज अंदर तक जा सकता है। एग्जाम्पल आपको उसकी व्यवहारिक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो फियोर्ड इसमें दिया हुआ है, पेज नंबर 68 पर दिया हुआ है, तो लेकिन पूरा एक्सप्लेन नहीं है वहां पे, लेकिन जो समझदार विद्यार्थी है उसको पता है मुझे एक्सप्लेन कैसे करना है। अभी फियोर्ड को या तो गूगल कर ले, यूट्यूब पे देख ले, या उसको आराम से कर सकता है। तो ये एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ था, लेकिन इसके लिए अब वो नहीं है कि सविंदर सिंह पढ़ोगे, इस एक किताब के लिए एक महीना बर्बाद करोगे, कोई उसमें लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब जो मैं समझाना चाह रहा था कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, एनसीईआरटी से बनेंगे, प्लस ये क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, देखो एनसीईआरटी के अंदर बेसिक चीजें कवर होगी आपकी, और प्लस करंट अफेयर उसमें जोड़ना पड़ेगा, दो चीजें आपको कवर करनी है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे है ज्योग्राफी का, अलाइनमेंट देखना, 4 क्वेश्चन याद रखना, 4, 5 और 7, 4, 5, 6 और 7, क्या इस स्थान पर हर साल यूपीएससी 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी का रखता है, हर साल रखता है, ये माइंड में रखना है। तो आपको हेल्प कैसे करेगा एग्जाम में, यहाँ पे जैसे कोई क्वेश्चन अटपटा भी आएगा तो आप थोड़ा सा हिंट लगाओगे यार ये ज्योग्राफी से होगा, हिस्ट्री से होगा, या यूपीएससी पैटर्न बदलता है, ये भी ध्यान रखना है, हम चेक करेंगे 5 साल के क्वेश्चनों में। ठीक है, तो 4, 5, 6 और 7 में क्या, दक्षिण पश्चिम मानसून भोजपुर क्षेत्र में। अब देखो भोजपुर क्षेत्र में इसको पूर्वीय कहते हैं, जो इस क्षेत्र से आता है उसके लिए तो मजे हो गए एकदम, लेकिन फिर भी हम लॉजिक लगा सकते हैं इसमें कि दक्षिण पश्चिम मानसून भोजपुर क्षेत्र में पूर्वी पूर्वी क्यों कहलाता है। इस दिशा प्रति मौसमी पवन प्रणाली के क्षेत्र में सांस्कृतिक लोकाचार को कैसे विकसित किया है। अब देखो यार इसमें क्या है, ज्योग्राफी प्लस थोड़ा सा लोकल जो संस्कृति है, कैसे ज्योग्राफी आपके सांस्कृतिक त्योहार, आपके रहन सहन, भोजन और आपके कपड़े डिसाइड करता है। थोड़ा सा ये कि ह्यूमन ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, फिजिकल ज्योग्राफी प्लस ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों मिक्स है इसमें। तो इसको इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं हम, तो कैसे हैंडल करते हैं, हम ये जानते हैं कि जैसे ये भारत है, ठीक है, और यहां से दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे आता है, जैसे ये इक्वेटर 0 डिग्री, दक्षिण पश्चिम मानसून 2 शाखाएं आती है, एक शाखा अरब सागर वाली, दूसरी शाखा पूर्वी, कौन सी, बंगाल की खाड़ी वाली, बंगाल की खाड़ी वाली। तो ये शाखा कहां पे आ रही है, इस रीजन में, भोजपुर रीजन में आ रही है। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, कुछ में क्या पूछा गया, ये डायग्राम बनाना था वहां पे मैप। तो दक्षिण पश्चिम मानसून भोजपुर क्षेत्र में पूर्व या पूर्वी क्यों कहलाता है, क्यों कहलाता है, आपने लॉजिक बताया कि आप ऐसा बताओगे कि जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने जब प्रशांत महासागर को पार करके हिंद महासागर की तरफ आती है, ठीक है, और जैसे इक्वेटर को पार करती है, जैसे ही इक्वेटर को पार करती है तो ये किस तरह हो जाती है, कोरियोलिस फोर्स के कारण दक्षिण पश्चिम रूप ले लेती है। ये अपने बेसिक आप एनसीईआरटी में पढ़ा होगा आपने या पढ़ोगे, मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि चीजें समझ के आगे बढ़ोगे, बाकी नहीं तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर एक मॉडल आंसर के साथ मैं बताऊंगा। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं कोरियोलिस फोर्स के कारण कैसे, जैसे पवनें चल तो इधर रही थी ऐसे, लेकिन जैसे इक्वेटर को पार करती है पवनें इस तरफ हो जाती है। क्यों हो जाती है, ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऐसा होता है। आप जो आते हैं, एक होता है फ्रिकली बोलते हैं, क्या, उसको घुमा के देखना, कभी कोई लट्टू आता है उसको घुमा के देखना, तो उसपे ऊपर अलग चीजें काम करेगी, नीचे अलग चीजें काम करेगी, वो जो घूर्णन होगा उसमें, है ना। तो नॉर्मल पृथ्वी भी एक लट्टू है घूमते हुए, ना, तो उस पे क्या होता है, जैसे 0 डिग्री पार करेगी तो कोरियोलिस फोर्स लगता है। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, एक भ्रामक फोर्स है, उसको हम देख नहीं सकते लेकिन वो लगता है इन चीजों पे, किन पे, विशेषकर पवनों पे, जलधाराओं पे, इन पे लगता है। कैसे काम करता है, उसका सीधा सा रूल है, उत्तरी गोलार्ध में पवन अपनी मूल दिशा से दाईं ओर मुड़ेगी, है ना, दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ेगी, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन आती है, दक्षिण पश्चिम मानसून का रूप लेके यहाँ पे 2 शाखा बढ़ती है, एक अरब सागर वाली शाखा जो इस बेल्ट में अच्छी वर्षा करवाती है, एक होती है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जो कि दक्षिण, आप कह सकते हो उत्तरी पूर्वी भारत और मध्य भारत की ओर, वो पूर्वी भारत में विशेषकर अच्छी वर्षा करती है। तो क्वेश्चन क्या था, दक्षिण पश्चिम मानसून भोजपुर क्षेत्र में पूर्वीय क्यों कहलाता है, पूर्वीय इसलिए कहलाता है क्योंकि ऐसा लगता है पूर्व से आ रहा है, वो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है ना। जैसे यहाँ पे आप खड़े हो तो हवाएं ऐसे आ रही है, ऐसे बादल आ रहे हैं, वर्षा आ रही है, तो आपको लगेगा पूर्व से आ रहा है, पूर्वैया। तो ऐसे वहां के आप जानते हो जो मौसम अच्छा होगा, तो जो नायक नायिका होंगे
वो जब अच्छा मौसम होगा, अच्छी बारिश हो रही होगी तो कैसा गाना आएगा, पूर्वई आ रही है बह रही है। आप ज्यादा समझते हो, जो वहां के लोकल है वो आपके ऐसे गाने बहुत बने होंगे मानसून को लेकर। हर जगह के अपने अपने गाने बनते हैं। हमारे राजस्थान में भी जैसे अभी अभी वर्षा का मौसम है तो जो बाहर मोर पपैये बोल रहे हैं ना, ऐसे बहुत सारे गाने बने कि मतलब जी उड़ा किसी याद सता हुआ है, बारह कहीं मोर बोल रहे हैं। ऐसे मारवाड़ी में ऐसे गाने बने हमारे कि जब पपैया बोलता है तो नायिका को अपने नायक की याद आती है। वैसे ही ऐसे गाने बने होंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें आपके यहाँ पे हेल्प करेगी, है ना। तो पूर्वी क्यों कहलाती है, तो दिशापूर्वक मौसम प्रणाली क्षेत्र में। हाँ, तो ऐसा क्यों, थोड़ा सा इसका ज्योग्राफी बता दी, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा क्यों होता है। आपने वो बता दिया कि अरब सागर से कोरिलेस फोर लगे, दो शाखा बढ़ के बंगाल की खाड़ी से पार करके, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चूंकि पानी आर्द्रता है तो वो हवाएं अपने साथ लेके आएगी, कहाँ पे, पूर्व वाले रीजन में अच्छी वर्षा कराएगी। ज्योग्राफी बता दो, 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा लगभग, या 100 प्लस भी कर सकते हो इस एरिया में, 100 प्लस वर्षा कह सकते हो, अच्छी आर्द्रता वहां पे है। ठीक है। और इस समय जो गर्मी चिपचिपाहट होती है उससे क्या लोगों को राहत दिलाती है, तो मन से अच्छे गाने निकलते हैं, अच्छी कविताएं निकलती है। और फिर सांस्कृतिक लोकाचार। अब संस्कृति में क्या आता है यार, कैसे ज्योग्राफी उस क्षेत्र की संस्कृति डिसाइड करती है। तो उसमें आप बताओगे कि लोगों का खान पान कैसा होता है, लोगों के कपड़े कैसे होते हैं, लोगों के गाने कैसे बनते हैं, त्योहार कैसे बनते हैं। ये सब जोड़ के इसको ज्योग्राफी एंड संस्कृति, ह्यूमन ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखना होता है इसको। तो यही अच्छा डिस्कशन है। तो ये 40 मार्क्स के छोटे, यहाँ पे याद रखना 40 मार्क्स के ज्योग्राफी के छोटे वाले आए हैं। इसको मतलब ज्योग्राफी का जीएस फर्स्ट में वेटेज ज्यादा है। हिस्ट्री के 30 मार्क्स के हैं, ज्योग्राफी के 40 के हैं। 40 30 70 और 30 किसके आएंगे, सोसाइटी। हो गया क्लियर मामला, ये पता होना चाहिए आपको। इसका मतलब जीएस फर्स्ट में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, ज्योग्राफी का। मुझे अपना टाइम ज्यादा कहां देना है, ज्योग्राफी में। ज्यादा मार्क्स कहां आएंगे, ज्योग्राफी में। मार्क्स तीनों जगह आएंगे, केवल ज्योग्राफी पढ़ोगे तो नुकसान हो जाएगा। इसीलिए जीएस फर्स्ट में आप मार्किंग पैटर्न देखोगे बच्चों का, मोस्ट ऑफ लगभग कहां पे अटक जाते हैं एस्पिरेंट, 90 100 के आसपास अटक जाते हैं। क्यों अटक जाते हैं, उन किसी का हिस्ट्री अच्छा होता है, किसी का ज्योग्राफी अच्छा होता है, किसी का सोसाइटी अच्छा होता है ना। तो वो उस चक्कर में गड़बड़ हो जाता है। जैसे मेरा ज्योग्राफी अच्छा है, मैं सही बता रहा हूँ, ज्योग्राफी अच्छा है, मेरा सोसाइटी और हिस्ट्री वीक है, तो यहां मैं बात करता हूँ। एक साल ऐसा हो गया था, 2016 की बात है, जब जो क्वेश्चन आएंगे तो मेरे हिस्ट्री वाले भी पढ़े हुए आगे, सोसाइटी वाले आगे, मेरा स्कोर चला गया 116-17 जीएस फर्स्ट में। 116-17 हिंदी माध्यम में लाना बहुत मुश्किल काम होता है। 100 प्लस भी आ जाए, जैसे इस बार भी दुआ कर रहा हूँ मेरे 100 प्लस आ जाए, बस ज्योग्राफी इस जीएस फर्स्ट में 100 प्लस आ जाए। लेकिन इस बार सोसाइटी भी अच्छा है, क्योंकि सोसाइटी पढ़ लिया, शॉर्ट नोट्स मैंने आपको दे भी रखे हैं, वो आगे भी दे देंगे, उनको थोड़ा अपडेट करेंगे विजन 362 से। तो ज्योग्राफी भी मजबूत हो गया, सोसाइटी मजबूत हो गया। अब बचा हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में देखेंगे क्या करेंगे। 100 नंबर का हिस्ट्री का भी बचेगा, फिर जुगाड़ उसका भी देखेंगे। तो 150 का काम कंप्लीट है, 100 का या 80 के आसपास का जुगाड़ करेंगे, जिसमें आर्ट एंड कल्चर देखेंगे। आधुनिक भारत का वेटेज ज्यादा है, आजादी के भारत जो है उसका भी देखेंगे। एक विश्व के इतिहास का एक क्वेश्चन आता है, कभी नहीं आता, लेकिन उसके लिए भी परेशान होना पड़ता है। ठीक है, तो 40 नंबर का हमने देख लिया कैसे इसको पढ़ते जाना है। ज्योग्राफी में ध्यान रखना, एनसीईआरटी स्टैटिक पार्ट मजबूत प्लस करंट अफेयर देखना है, बस 2 काम आपको करने हैं। अब इसके लिए मोटी किताब में सजेस्ट नहीं करूंगा, मेरे सिलेबस में मोटी किताबें नहीं है ना, कोई फायदा नहीं उसका। या जिसको ये चाहिए ना, जिसको बहुत मोटी किताब चाहिए, वो मेरे पास आना, मैं दूंगा ऐसी मोटी किताब जिससे सामने वाले को फेंक के मार सकते हो आप, बचेगा नहीं फिर वो। इतनी मोटी किताब एक ज्योग्राफी एक खुल्लर की है ना, वो किताब दूंगा। जो बोलेगा सर मुझे ज्योग्राफी की कोई मोटी वाली किताब सजेस्ट करो, अभी सामने पड़ी है, उसमें 1500 पेज, इतनी मोटी किताब है वो, उसको रख दिया, मैं भी नहीं उठाता उसको कभी, कोई फायदा नहीं उस चीज से। ठीक है, मजाक होगी बहुत, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखते हो यहाँ पे, क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है। अब जैसे कई बच्चे जिनको ये अलाइनमेंट का नहीं पता है, वो क्या करेंगे, आधुनिक भारत देखते ही वर्ल्ड इस पे हिस्ट्री पे चले जाएंगे, आधुनिक भारत हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख देंगे। क्वेश्चन किसका है आपको पता है, मेरा सिलेबस क्या कहता है, सोसाइटी। तो क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन लिखना मुश्किल होता है। हाल ही में जैसे यहाँ पे देखो, सोसाइटी अमोंग यंग वुमेन, क्या रीजन है, ये कहां से है, करंट अफेयर से। सोसाइटी में 2 चीजें आपको पढ़नी है, एनसीईआरटी प्लस में कुछ नोट्स दूंगा, वैल्यूडेड नोट्स, 2 चीजें प्लस करंट अफेयर, बस सोसाइटी में इतना ही पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़नी है 12th क्लास की, 2 जब सिलेबस आएगा बता दूंगा, अभी तो ऐसे बता रहा हूं। आगे बच्चे को दुलारने की जगह मोबाइल फोन ले लिए, आजकल हो रहा ना कि ये सेम प्रैक्टिकल चीजें हो रही है आजकल। हम लोग खुद सारे दिन मोबाइल लेके बैठ रहते हैं, तो बच्चा क्या देख रहा है सारे दिन, बच्चा भी देखेगा मोबाइल बहुत अच्छा है, मैं भी ये करता हूँ। आजकल के छोटे बच्चे मोबाइल के बिना खाना भी नहीं खाते हैं, है ना। लेकिन हमने एक अच्छा काम किया है, हम अपने बच्चे के सामने मोबाइल लेके नहीं रहते हैं। अभी हमने पूरी तरह से इस चीज के प्रति जागरूक है। आजकल तो मैं वैसे भी किताबें लेके पढ़ता रहता हूँ, तो जो बच्ची है वो युवा है, नाम उनका युवा है बच्ची का, तो वो भी कॉपी करती है सारे दिन वो किताब लेके कॉपी करती है। उसको भी 4-5 किताबें लाके दे दी है, वो सारे दिन अब मोबाइल की जगह किताब लेके बैठ रहती है। पढ़ना नहीं आता कोई नहीं, वो कॉपी करती है पापा की, कि पापा लेके बैठ रहे हैं, मैं भी लेके बैठ रहती हूँ। तो बच्चों को किताबें दो हाथों में,
लेकिन पहले खुद लेना सीखो। यही है मतलब, इसमें अपने प्रैक्टिकल आइडिया, ये क्वेश्चन जैसे आ रहा है इसमें मैं पक्का अपना एग्जांपल देता, यही तो फायदा है जहां पे अपने रचनात्मक चीजें आपको दिखानी है। तो अलाइनमेंट समझते हैं, दोबारा से रिपीट कराता हूं। शुरू के 3 क्वेश्चन किसके आए थे? हिस्ट्री के आए थे ना, ठीक है। और बीच के 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, और 3 क्वेश्चन फिर किसके? सोसाइटी के। तो छोटे वाले का अलाइनमेंट क्या है? 30 हिस्ट्री, 30 सोसाइटी, 40 ज्योग्राफी, यानी ज्योग्राफी का 1 क्वेश्चन का वेटेज यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है 2023 के पेपर में। अब चलते हैं बड़े वाले में। 11 नंबर क्वेश्चन है वैदिक समाज और धर्म, इसका मतलब ये किसका है? हिस्ट्री का है, ठीक है। और बाद में चलते हैं सल्तनत काल, हिस्ट्री का है। और भारत में औपनिवेशिक शासन में आदिवासियों को कैसे प्रभावित किया है, ये भी हिस्ट्री का है। मतलब ये फिर से अलाइनमेंट चेक करो, 3 क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं, ये 15 वाले, 15 थी 45 और 3 क्वेश्चन वो कितने? 75। इसका मतलब 250 में से 75 किसकी है? हिस्ट्री है, ठीक है। ज्योग्राफी का पहले 40 था, अभी आगे कितना होने वाला है? अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन है भारत की लंबी तटरेखा संसाधन क्षमताओं पर टिप्पणी कीजिए, इन क्षेत्रों में प्राकृतिक खतरे की तैयारी की स्थिति पर प्रकाश डालिए। बेसिक आपका कहां से होगा? ज्योग्राफी में आप जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको पता होगा भारत की तटरेखा इतनी लंबी चौड़ी है, फैक्चुअल चीजें याद कर ली। अब कितनी संभावनाएं? बहुत सारी संभावनाएं। आप तटरेखा पर क्या लगा सकते हो? पवन ऊर्जा लगा सकते हो, सौर ऊर्जा आजकल काफी चल रहा है वो लगा सकते हो, बहुत सारी बंदरगाह वगैरह से लेकर कई सारी सुविधाओं की आप संसाधनों की बात कर सकते हो। साथ में ये भी है कि खतरे भी चांसेस रहते हैं, विशेषकर आप देखोगे चक्रवात के दौरान, सुनामी के दौरान काफी खतरे हैं। कैसे हम अपनी तटरेखा को प्रबंधन करेंगे? नई चीजें बहुत सारी चलती है, नए नए कानून अधिनियम भी आते हैं कि तटरेखा को प्रबंधन करने के लिए कैसे कानून बनते हैं, ठीक है। इसको भी देख लेंगे। इसका मतलब स्टैटिक पार्ट प्लस करंट अफेयर, ज्योग्राफी में करंट अफेयर रहेगा, सोसाइटी में करंट अफेयर रहेगा। मैं कह रहा हूं जहां पे ऐसे जैसे GS2 पूरा करंट का रहेगा, GS3 में करंट रहेगा, एथिक्स में एग्जाम्पल करंट वाले रहेंगे, क्वेश्चन भी आ सकते हैं करंट के। तो मेंस की एग्जाम में करंट का वेटेज बहुत ज्यादा है प्रीलिम्स की तुलना में। प्रीलिम्स में 10-12 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेंस के अंदर हर एक क्वेश्चन में ऐसा लगता है करंट घुसा ही दिया उन्होंने, या करंट के एग्जाम्पल हमें घुसाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आ गया क्वेश्चन ज्योग्राफी का। 40 नंबर ज्योग्राफी का है, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी का है। और बाद में भारत में प्राकृतिक वनस्पति की विविधता के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए, उसकी विवेचना कीजिए। भारत के वन वर्षा वन, जैसे एक टॉपिक था ना सिलेबस में जो जीव जंतु वाला है, कैसे जीव जंतु के फैक्टर डिसाइड होते हैं कि कौन से जीव जंतु कहां पाए जाएंगे, सिलेबस अभी देखा था हमने, उसमें लिखा हुआ था। तो क्वेश्चन कैसे आगे भारत के दृष्टिकोण से, और ये तो आप इजी कर सकते हो, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। साथ में इतनी इन्वायरमेंट इकोलॉजी प्रीलिम्स में आपने पढ़ी है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इसको बता नहीं सकते, आराम से बता सकते हो। तो एनसीईआरटी प्लस करंट इसमें देखना। आगे भारत में मानव विकास आर्थिक विकास के कदम ताल करने में विफल क्यों है? अब देखो मानव विकास की पूरी एनसीईआरटी है 12th क्लास वाली, 2 एनसीईआरटी मानव विकास, ह्यूमन ज्योग्राफी की। तो मानव विकास का वहां पे आर्थिक विकास के साथ साथ कदम ताल करने में विफल क्यों हुआ? इसमें बहुत सारे कारण आ सकते हैं, उसमें ज्योग्राफी फैक्टर आ सकते हैं, सरकार की पॉलिसी जा सकती है, जो इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी बनी थी कि इस क्षेत्र में होनी चाहिए, हो सकता है वहां पे डेवलप नहीं हो पाया। कई जगह संसाधनों का जो लाभ है वो स्थानीय लोगों को न मिलकर दूसरे लोगों को मिल रहा है। बहुत सारे ऐसी चीजें आप बता सकते हो, विचारधारा बता सकते हो, आइडियोलॉजी, ऐसी कई सारी चीजें आएगी। लेकिन क्वेश्चन लिखना है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फैक्टर ज्योग्राफी को प्राथमिकता देना है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 15 थी 45, इनके भी ज्योग्राफी के 45। एक और ज्योग्राफी का देखते हैं, बिल्कुल है 1960 के दशक में शुद्ध खाद्य आयातक से भारत विश्व में एक शुद्ध खाद्य निर्यातक बन गया। अब सिलेबस में कहां लिखा हुआ था? हरित क्रांति नहीं लिखा हुआ था ना, सिलेबस में तो ये लिखा हुआ था आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल, ये लिखा हुआ था, है ना, कृषि, ये चीजें लिखी हुई नहीं थी, लेकिन उसमें था ना प्राथमिक क्रियाएं ये। तो ये तो बहुत आसान है आपके लिए, ऐसे क्वेश्चन को आराम से देखो आप इजीली बना सकते हो। जैसे 1960 के दशक में शुद्ध खाद्य आयातक से हम जानते हैं, आप ऐसा ले सकते हो हरित क्रांति, इसमें ऐसे डायग्राम बन सकते हैं हरित क्रांति। तो हरित क्रांति आप कह सकते हो हरित क्रांति के पूर्व और हरित क्रांति के बाद में क्या बदलाव आया। हरित क्रांति से पहले हम क्या थे? बाहर से जो खराब घटिया क्वालिटी का, आप सुना होगा कभी आपने कि यूएस से बहुत ही घटिया क्वालिटी का जो अनाज है, जो वहां के सूर भी नहीं खाते थे, वो हमें इंपोर्ट किया जा रहा था। मजबूरी थी, आजाद हुआ था देश, गरीबी थी, भूखमरी थी, क्या करता देश? मजबूरी थी कि वहां से हमें मिलता, कैसे जैसे लोग खाते जिंदा रहते। लेकिन एक क्रांतिकारी कदम आया, किसका? हरित क्रांति का। हरित क्रांति ने क्या बदलाव किया? बीजों में बदलाव किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव किया, बैंक ऋणों में बदलाव किया, लोगों की जो जोत का आकार है उसमें बदलाव किया। कैसे फिर अचानक बदलाव आया 1960 के बाद में, हम कैसे आज जाके हम खाद्यान्न में कितने बड़े लेवल पे आत्मनिर्भर बन चुके हैं। तो ये सारे फैक्टर आने चाहिए थे, और उसमें हरित क्रांति के बारे में है तो इंडिया का मैप बनता और ये दिखाते कि हरित क्रांति पहले उत्तरी पश्चिमी भारत में ही क्यों थी। अभी तो हरित क्रांति का विस्तार ऐसा कह रहे हैं कि और जगह भी विस्तार किया जा रहा है, लेकिन इसके अलग फैक्टर भी फिर सामने आए, इन्वायरमेंट फैक्टर अलग नजर आए, आर्थिक सामाजिक फैक्टर अलग नजर आए, कई सारे फैक्टर उसमें लिखने होते हैं। तो क्वेश्चन लिखो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर एक ज्योग्राफी के क्वेश्चन में एक डायग्राम जरूर होगा, ये अपना कंपलसरी है, ये अपनी कंपलसरी थीम है कि हर एक क्वेश्चन में हम एक डायग्राम जरूर डालेंगे। विदाउट डायग्राम कोई क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। जहां पे मैं भी ऐसा लिखता हूँ, आप तुरंत बोलना सर डायग्राम क्या आएगा, क्रिएट करेंगे, ठीक है।
दो दो डालेंगे एक की जगह दो और डालेंगे। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन आएगा, डायग्राम डालेंगे, डायग्राम पे प्रेजेंट करने की कला से आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। एग्जामिनर आपका क्वेश्चन पढ़ेगा नहीं, उसको समझ आ जाएगी यार बच्चे को नॉलेज है, इसको क्या पढ़े अंदर, कौन जाके पढ़ेगा, मेहनत कौन करेगा इतनी। नंबर दो, उसको 5 10 में से 6 नंबर दो। 15 वाला आ रहा है तो इसको नंबर दो, 8 10 नंबर दो, बहुत अच्छा लिखा है इसने। तो ऐसे ही मार्क्स आते हैं। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन हो गए ना, 60 और 40, 100 मार्क्स के क्वेश्चन ज्योग्राफी के 2023 में आए मेंस में। ज्योग्राफी का वेटेज अच्छा है, ठीक है, इसका फायदा मिलता है। तो ज्योग्राफी का आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर दोनों चीजों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन भी कैसे आ रहे हैं, सीधे सपाट नहीं आ रहे हैं, एक आध एनसीईआरटी से डायरेक्ट आ गए, लेकिन बाकी क्वेश्चन घुमा घुमा के आ रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन आप देखोगे तो ये जैसे है ना, भारतीय महानगरों में शहरी गरीबी, ये क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी सिलेबस में होता है, लेकिन अब सोसाइटी आगे है, बहुत हो गया ज्योग्राफी। अब ध्यान रखना है 18 19 20 किसके हैं, सोसाइटी। इसका मतलब समझ गए आप, है ना। 75 हिस्ट्री, 75 ज्योग्राफी, सॉरी 75 सोसाइटी, 150 100 क्या ज्योग्राफी। 3 पार्ट आपके क्लियर हो गए माइंड में। माइंड में एक थीम बन चुकी है कि मुझे किन चीजों को कितना ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे सोसाइटी का क्वेश्चन है, बस अब ये कंफ्यूजन नहीं करेगा आपका, ये 18 क्वेश्चन आपको ये कंफ्यूजन नहीं करेगा कि ये मैं ज्योग्राफी लिखूं या सोसाइटी। अलाइनमेंट आपको पता है, सेम अलाइनमेंट ये चेक करते हैं कि आगे भी ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहा है या उसमें कुछ कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। हो सकता है कभी ज्योग्राफी 75 आ गया, हिस्ट्री 100 मार्क्स का आ गया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी आपका ये हेल्प कर देगा अलाइनमेंट कि कौन सा क्वेश्चन कहां पे मुझे किस हिसाब से लिखना है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होगे, ठीक है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा भी होता है क्या। आज आपने एक नई बात सीखी है, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं, मैं भी थक गया हूं बोलते बोलते। अभी कैसा लग रहा है, ये चीजें समझ में आ रही है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं समझ में आ रही तो इसको 2 बार दोहराना, इस बात को 2 बार सुनना जो मैंने अभी तक बोला है। अभी तक समझ में आया ना, बताओ। 1 मिनट का आप बता सकते हो बीच में। अच्छा, आप कितने बच्चों को ये बात पहले पता थी कि अलाइनमेंट ऐसा होता है? आप में से कितने बच्चों को ऐसा लग रहा था कि आज नई पहली बार नई चीजें सीखी है, या पहले भी पता था? हाँ, बहुत बढ़िया। कुछ लोग कहते हैं सर पता था लेकिन आपने बताया था यूट्यूब पे। हाँ, ऐसा होता है यार, यही तैयारी की दिशा होती है मेरे हिसाब से। और अब आपको बहुत इससे बहुत फायदा होगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जहां पे आपका टाइम खराब होता है रियल एग्जाम में, कि यार ये चूज करने में। चलो वापस आते हैं क्लास पे, मैंने पानी वानी पी लिया, आप लोग भी पी सकते हो, ठीक है। ऐसा होता है कि कई बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं उसके चक्कर में, मेरे साथ भी हुआ है मेंस एग्जाम में। कभी कभी ऐसा हो गया यार ये क्वेश्चन हिस्ट्री का लिखूं या सोसाइटी का लिखूं या ज्योग्राफी का। पहले एक समय मुझे भी अलाइनमेंट के बारे में नहीं पता था कि यूपीसी ऐसे फॉलो करता है। इससे बहुत फायदा मिलता है। अब आपका ज्यादा फोकस, जैसे यदि यही पैटर्न 5 साल में फॉलो हुआ कि 100 नंबर ज्योग्राफी का आता है, तो हम ज्योग्राफी को थोड़ा सा वेटेज ज्यादा देंगे, थोड़ा सा टाइम उसको ज्यादा निवेश करेंगे। सिलेबस भी बड़ा है थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि सारा टाइम हिस्ट्री को दे देंगे। कभी कभी ऐसा आएगा 4 5 साल के पैटर्न में से देखने मिल रहा है हिस्ट्री का, या तो एक क्वेश्चन आया है वर्ल्ड हिस्ट्री का, या आया ही नहीं है। तो जैसे अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं शायद वर्ल्ड हिस्ट्री ना पढ़ूं, इतना टाइम ही नहीं है। लेकिन ये गलती हो सकती है, इस साल मान लो वर्ल्ड हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन आ गए तो वहां पे वाट लग जाएगी। इसलिए सारा पढ़ना जरूरी होता है ना। कोशिश करेंगे कुछ शॉर्ट नोट्स मिल जाए कहीं उसके, जल्दी जल्दी रिवाइज करने के लिए। देख लेंगे पैटर्न, देख लेंगे क्या रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आए। तो कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा, खाली तो वैसे नहीं छोड़ते हैं। कल वाले पेपर में भी आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन मुझे बिल्कुल नहीं आ रहे थे, लेकिन लिखना तो है यार, उसको खाली थोड़ी छोड़ना है। मैं खाली छोड़ के आऊंगा, जीरो लिख के आऊंगा, एक तो मिलेगा कम से कम, एक तो एग्जाम में देगा इसने कोशिश की है, इसको 1 नंबर मिलना चाहिए या 2 देगा। वो लड़ाई एक एक नंबर की है यार। जैसे मेरा 2016 में फाइनल मेरा सिलेक्शन रुका था, 15 16 मार्क्स से मेरा फाइनल सिलेक्शन रुका था। वहां पे आप सोचो मेरे सारे पेपर में एक एक नंबर आते, 1.5 1.5 नंबर आता, तो मेरा सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता था फाइनल, है ना। हालांकि उस समय तो इंटर ने सारा ब्लंडर कर दिया था, मेंस में बहुत अच्छा मतलब मार्क्स था। लेकिन इसका फर्क पड़ता है कि जब आपकी सफलता होगी ना तो फिर कोई टेंशन नहीं है, आप मेंस में भी अच्छे होंगे, इंटर में भी अच्छे होंगे, तो फिर सब जगह सही होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑफिशियल पेपर आज मैंने इसलिए लिए है अलाइनमेंट समझाने के लिए।
और ये पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा, आपको मिल जाएगी आपके नोट्स में, पीवाईक्यू ज्योग्राफी के 5 साल के। और ऐसा ही प्रीलिम्स में आप कर लेना वैसा। प्रीलिम्स का मैंने आपको एक बता दिया चॉइस का, बाकी 4-5 साल का एनालिसिस खुद करना, ताकि अभी एनसीईआरटी पढ़ते समय आप ना केवल मेंस के हिसाब से ना पढ़ो, एनसीईआरटी प्री के हिसाब से भी पढ़नी है। हर बार ध्यान रखना कि चैप्टर में पढ़ रहा हूं तो क्या इस चैप्टर से प्री के क्वेश्चन आए हैं, पहले किस टाइप के क्वेश्चन आए, किस एंगल से मैं उनको पढ़ूं, है ना, कैसे मैपिंग में करूं, प्री में मैपिंग कैसे आती है, मेंस की मैपिंग मुझे कैसे लिखना सीखना है, ड्रॉ करना सीखना है मेंस की मैपिंग में। और प्री की मैपिंग में क्या आता है कि वो स्थान लोकेशन पूछ सकते हैं। तो प्री का ध्यान रखना, 40 दिन जब एंड हो तो मैं आपको पूछूंगा कि आपका प्री का भी ज्योग्राफी आपने किया है साथ में, तो आप बोलोगे हाँ मैंने किया है, कॉन्फिडेंस से बोलना हाँ किया है। 2022 में देखते हैं मेंस में। अब थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं, मेन चीज आपको समझा दी है। पहला क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस लिखा हुआ आर्ट एंड कल्चर। सेकंड क्वेश्चन आप देखोगे अधिकांश भारतीय सिपाहियों आधुनिक भारत का है, ठीक है। जैसा जैसा सिलेबस मेंशन है वैसे वैसे क्वेश्चन है। औपनिवेशिक भारत में 18वीं शताब्दी, आजादी के बाद, आजादी पहले मतलब जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसका क्वेश्चन है। देखो वही अलाइनमेंट देखना। 3 क्वेश्चन 1 2 3 किसके, हिस्ट्री के। वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछी अभी भी वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं आ रहे, उतने नहीं आ रहे, शायद सिलेबस में है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, आ सकता है, इस साल ही आ सकता है, हो सकता है मतलब 2024 में हमारे सामने वो भूत आ जाए वर्ल्ड हिस्ट्री का ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो अब मैं आपको बता रहा था एनसीईआरटी का रोल। प्राथमिक चट्टानी की विशेषता एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आया है शायद 7वीं की एनसीईआरटी में ही आपको मिलेगा, और किसी एनसीईआरटी में नहीं था। ये सही ढंग से जो एक्सप्लेन किया गया था, मैं आपको हर बार दिखा रहा हूं कि ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन बिल्कुल मेंस के भी है ना, टू दी पॉइंट आपको मिलेंगे। जैसे ये प्राथमिक चट्टान वाला एक एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से समझाया गया है, कौन सी चट्टानें कैसी बनती है, क्या होता है उनमें। हालांकि 11वीं की एनसीईआरटी में भी होगा वो, ऐसा नहीं है नहीं होगा। चलो अभी तो मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरा ये चेक किया हुआ पूरा कि जो 7वीं आर्टिकल एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ था कौन सा, प्राइमरी रोक वाला है। इवन 11वीं क्लास में भी इतना डिफाइन नहीं किया गया था जितना ये छोटी वाली एनसीईआरटी में डिफाइन किया गया था कि प्राथमिक चट्टानें क्या होती है उसको लेकर। मतलब आग्नेय चट्टानें आपने देखा होगा, आग्नेय चट्टानें क्या होती है, प्राथमिक चट्टान होती है। बाकी जो अन्य चट्टानें होती है वो कैसे बनती है, आग्नेय चट्टानों से ही बनती है। तो ये कुछ किसको लेकर था, कि प्राथमिक चट्टानों उसके हिसाब से था। मतलब कई बच्चे क्या करते हैं 6वीं 7वीं 8वीं एनसीईआरटी वैसे बहुत हल्के में लेते हैं जबकि मेरा ये मजबूत पक्ष है कि मैं 6वीं 7वीं 8वीं एनसीईआरटी से बहुत सारा कंटेंट निकालता हूँ, बहुत सारा। जैसे इवन ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी यहाँ से बहुत सारा कंटेंट निकालूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे जो बातें की गई है ना बहुत ही सिंपल भाषा में बातें की गई है, और बहुत ही जैसे बच्चे को समझाया गया ना वैसे समझाया गया है, क्योंकि बच्चों के लिए किताबें लिखी गई है। तो फायदा क्या होता है, एग्जामिनर भी तो यार हल्की, मतलब आप समझते हो साधारण भाषा समझना पसंद करता है। आप जटिल भाषा लिखोगे तो एग्जामिनर ये जानेगा ना कि यार कल को आईएएस बनोगे तो फालतू में रोप जड़ोगे आप, है ना। आप सिंपल नहीं रहोगे, आप में गुण कमी है गुणों में। तो जितना सिंपल हम्बल रहोगे उतना ही आपको मार्क्स भी अच्छे मिलने वाले हैं। तो ये बिल्कुल एनसीईआरटी का है, बिल्कुल कह सकते हैं आपके टू दी पॉइंट एनसीईआरटी से कवर होगा। ये करंट अफेयर का था, काफी न्यूज़पेपर में आता है कि जब भी चक्रवात की घटनाएं होती है तो आप देखना कैसे हमारा जो आपदा प्रबंधन है संस्थान जो है, या मौसम जो विभाग है, वो ये मतलब कलरफुल क्या करते हैं, चेतावनी जारी करता है कि रेड होगा तो ये सब होगा, येलो होगा तो उसमें क्या होगा, ग्रीन होगा तो क्या होगा। न्यूज़पेपर से आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो भारत मौसम विभाग द्वारा चक्रवात प्रवण क्षेत्रों के लिए मौसम संबंधी चेतावनियों के लिए जो रंग संकेतक है उनकी चर्चा करनी है आपको। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक थोड़ा सा चक्रवात एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, ठीक है। करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है, इसका मतलब ज्योग्राफी में किताबों से काम नहीं चलेगा, न्यूज़पेपर या आपकी जो मैगजीन है उससे काम चलेगा, ठीक है। न्यूज़पेपर का अच्छा रोल है इसमें। दक्कन ट्रेप की प्राकृतिक संसाधन संभावनाएं, ये तो एनसीईआरटी से आपका हो जाएगा। दक्कन ट्रेप क्या है, कैसे बना, एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। उसके क्या संसाधन है, दक्कन ट्रेप का सबसे बड़ा संसाधन देखो तो कौन सा है, बताओ। दक्कन ट्रेप का यदि कोई एक सबसे बड़ा संसाधन आप बताना चाहोगे तो कौन सा है। सबसे बड़ा संसाधन जो मुझे भी याद आ रहा है, काली मिट्टी है। और काली मिट्टी से कपास, मूंगफली, कितना हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वहां से होता है। तो दक्कन ट्रेप से काली मिट्टी तो बनी है। दक्कन ट्रेप कैसे बना, जब आप किताबों में पढ़ोगे तो आपको पता होगा, जब पेंजिया का विभाजन हो रहा था, गोंडवाना और अंगारा लैंड,
तो गोंडवाना जब आ रहा था हिंद महासागर से होके, है ना, एक जहाज की तरह मानो, एक जहाज में आप बैठे हो, हिंद महासागर से आ रहे हो अफ्रीका से होके, तो वहां पे एक रियूनियन हॉटस्पॉट है मॉरिशस के आसपास, वो उससे क्या ज्वालामुखी निकलती रहती है, लावा निकलता रहता है। तो जब आप जहाज वहां से गुजर रहा होता है आपका, तो नीचे से क्या जहाज में क्या कर देगा, छेद कर देगा, और जो ज्वालामुखी है वो कहाँ जाएगी, आपके जहाज में। आपका जहाज बहुत बड़ा हो तो ऐसे जगह जगह क्या होगा, दक्कन ट्रेप का लावा जहाज में फैल जाएगा। वैसे ही जो प्लेटेड टूट के आई थी इंडियन प्लेट जहाज की तरह थी, तो दक्कन ट्रेप से जो लावा देखने को मिलता है वो यूनियन हॉटस्पॉट के कारण विद्वान ऐसा बताते हैं। ठीक है, ज्यादा गहराई में नहीं जाना, ऐसा बताते हैं ऐसा हुआ होगा, है ना, ऐसी किताबों में ऐसा लिखा होता है, कंफर्म किसी को नहीं पता होता है, लेकिन एक आंकलन होता है, और वो काफी साक्ष्य तथ्य बताते भी कि ऐसा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे और भी रीजन हो सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों के, तो इंडियन ज्योग्राफी प्लस ये चीजें आप पढ़ोगे तो वहां से एनसीईआरटी से आपका वेटेज इसमें है। डायरेक्ट नहीं मिलेगा ऐसा कि डायरेक्ट हुबहू मिल जाएगा। अब जैसे भारत में पवन ऊर्जा की संभावनाएं, ये हम करंट अफेयर में कितनी बार पढ़ चुके हैं, सौर ऊर्जा की संभावनाएं, पवन ऊर्जा की संभावनाएं। अब आप ये देखोगे कि संभावना का परीक्षण करना है, और इसमें आपको थोड़ा डाटा होगा ना कि जैसे राजस्थान के अंदर का भी संभावना है, तमिलनाडु में का भी संभावना है, तटीय क्षेत्रों में का भी संभावना है। एक इंडिया का मैप बनाएंगे, केस स्टडी लिखेंगे, और यहाँ पे जो पश्चिमी राजस्थान है, जैसे मेरे पास एक केस स्टडी पश्चिमी राजस्थान की है कि वहां पे वैसे भी बंजर भूमि काफी है, ठीक है, और आंधियां भी बहुत चलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मतलब जगह भी खूब है। तो ऐसे क्या यहाँ पे खूब सारे ऐसे प्लांट लगाए गए, इवन हमारे जो मैं जहाँ पे हूँ सीकर, वहां पे भी पवन ऊर्जा के प्लांट लगाए गए। हमारे यहाँ एक पर्वत है हर्ष पर्वत, वहां पे भी लगाएंगे, पास में जाके भी मैंने चीजें देखी है। बाकी वेस्टर्न राजस्थान में तो बहुत ज्यादा लगाए गए, इसके अलावा तमिलनाडु में बहुत लगाए गए, और जो तटीय कोस्टल रीजन है वहां पे लगाए गए। तो एक मैप बना के हम ये दिखा देंगे कहाँ कहाँ है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन कैसे आया है, हमने देखा ना कैसे उद्योग वगैरह ये लगाते हैं, अवस्थिति वाला क्षेत्र है, कहाँ पे उपयुक्त स्थिति है, तो वहां पे ये क्वेश्चन उस टाइप का है, और संसाधन मिक्स करके आ गया दोनों। ठीक है, तो 4 नंबर ज्योग्राफी और 4, 5, 6, 7 वही पैटर्न, अलाइनमेंट सेम दिख रहा है। 40 नंबर ज्योग्राफी, 30 नंबर हिस्ट्री, और 30 नंबर आपका सोसाइटी। कम नहीं हुआ, यूपीएससी ने सेम करके रखा है एकदम। ऐसे फिर बड़े वाले क्वेश्चन में जाते हैं। ठीक है, राज्य और प्रदेशों का राजनीतिक विभाजन, हिस्ट्री का है, आजादी के बाद भारत वाले टॉपिक का, कैसे एकीकरण वगैरह हुआ था। ठीक है, और भारतीय परंपरा संस्कृति में गुप्त काल हिस्ट्री वाला है। भारतीय मिथक कला, वास्तुकला, आर्ट एंड कल्चर का है। ठीक है, देखो वही 2023 में जैसा अलाइनमेंट था 2022 में भी सेम अलाइनमेंट है। और इसके अलावा बाद में समुद्री धाराएं प्रभावित करने वाली शक्तियां कौन सी है, बिल्कुल शुद्ध रूप से आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से मैप बना के भी दिया हुआ है कि कैसे जल धाराएं इन चीजों को प्रभावित करती है। आराम से मैप बना के समझाओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 14 नंबर हो गया, रबड़ उत्पादक देशों के वितरण का वर्णन करते हैं, उनके द्वारा सामने की जाने वाली प्रमुख, ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, और इवन आप जो मोटी किताबें पढ़ रहे हो उसमें भी बहुत मुश्किल है। ये करंट अफेयर का है, कहीं ना कहीं करंट अफेयर का क्वेश्चन है, संसाधनों को लेकर ऐसा क्वेश्चन पूछा है। निश्चित रूप से ऐसा कई केस स्टडी चर्चा में रही आएगी, उसको लेकर पूछा गया। इसमें फिर थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा, जैसे रबड़ उत्पादक देश कौन से हैं, जो भी इंडोनेशिया, मलेशिया या भारत में, दक्षिण भारत में भी रबड़ होते हैं। थोड़ा आंकलन, थोड़ा आइडिया लगा के करना पड़ेगा, क्या क्या उनकी समस्याएं हो सकती है। समस्या हो रही है ना आजकल, रबड़ के बहुत सारे सिंथेटिक विकल्प होने लगे हैं, प्रौद्योगिकी के कारण ऐसा होने लगा है, या मतलब जहां से रबड़ उत्पादक प्लांट है वहां पे लोगों की क्या समस्या है, ऐसे करके इसको जोड़ना पड़ता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिन पे अपना कॉमन सेंस यूज करना ही पड़ता है, ऐसा नहीं कि हमारा पढ़ा हुआ आता है वहां पे, ऐसा नहीं होगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जल संधि, स्थिर संधि, ये भी छोटी वाली एनसीईआरटी, 6वीं 7वीं आरटी के एनसीईआरटी के अंदर ये डायग्राम से दिया हुआ था, जल संधि क्या होती है, स्थिर संधि क्या होती है। देखो एनसीईआरटी का कमाल है भाई, ये 6वीं 7वीं आरटी एनसीईआरटी का कमाल है, वहां से क्वेश्चन आराम से कर सकते थे आप। सौमंडल, वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण परत है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब मुझे ये बताओ, जो बच्चे बोल रहे थे खुलदर वाली, महेश पर्णवाल वाली, कहां पढ़ने की नीड है, जब क्वेश्चन आपके मेंस के भी इवन आपके एनसीईआरटी से हो रहे हैं प्लस करंट अफेयर से हो रहे हैं। आप डिसाइड कर लो, देखो आपको क्या पढ़ना है। मैंने डिसाइड करके मैं तो नहीं खोलने वाला हूँ, मुझे तो ये पता है इससे ज्यादा कंटेंट नहीं होगा। जैसे अभी ज्योग्राफी चल रहा है तो मेरे टेबल पे 6 से 12 एनसीईआरटी पड़ी है कि मैं इन्हीं को पढ़ने वाला हूँ। इसके बाद में वही सेम है, इसका मतलब इसमें भी ज्योग्राफी का सेम रोल है, ये आप देख सकते हो। आगे बढ़े फिर 2021 में देखें, 5 साल का थीम एनालिसिस कर रहे हैं। आज की क्लास यही होती है, क्योंकि बच्चे यही नहीं कर पाते हैं, उनके पास इतना धैर्य भी नहीं होता है कि वो 5 साल के पेपर का सही से एनालिसिस कर पाए, और मेरे पास धैर्य खूब है साथ में लेके बैठा रहूंगा आपको। तो अभी हम आते हैं 21 में अब देखो, आप देखोगे शुरू में आर्ट एंड कल्चर का वेटेज है। आप देखो इनको देख के ये आइडिया लगा सकते हो कि आर्ट एंड कल्चर का मेरा ये सिलेबस है, साहित्य वाला है, स्थापत्य कला है,
यहाँ से ये पूछ लिया अब की बार ये आने वाला, ये भी आइडिया लगता है। कभी कभी ये आइडिया भी लगता है कि जैसे लगातार लिटरेचर के क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्होंने भक्ति साहित्य पूछ लिया, संस्कृत साहित्य पूछ लिया, संगम साहित्य पूछ लिया, हो सकता है इस बार कोई गुप्त साहित्य हो गया, मौर्य काल का हो गया, या कोई वैदिक साहित्य हो गया, कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आप एज्यूम भी कर सकते हो, पूर्व धारणा, पूर्व आकलन कर सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। यंग बंगाल वाला हो गया, हिस्ट्री का हो गया, भारतीय रियासतों का एकीकरण, आजादी के बाद भारत का हो गया। देखो यहाँ पे एक चीज मुझे बहुत आसान लगती है, यहाँ मेंस के दौरान दोबारा हमें स्पेक्ट्रम वगैरह नहीं पढ़नी पड़ती है ना। कई बच्चे बोलेंगे सर मेंस में आधुनिक भारत के स्पेक्ट्रम पढ़े, आप सारे के सारे क्वेश्चन देख रहे हो, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से आपके कवर हो जाएंगे। इवन जैसे आप में से कई बच्चे स्पेक्ट्रम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, तो जैसे मेरा ये मानना है इस समय मेंस में फिर दोबारा वो किताबें पढ़ने की नीड नहीं है। कई बार तो ये होता है प्रीलिम्स का नॉलेज से काम चलाना पड़ता है, ज्यादा इतना आपके पास समय ही नहीं होता कि आप दोबारा से स्पेक्ट्रम खोल लो भी यहाँ पे। हाँ, आपने पहले से कोई नोट्स बना रखे तो आप फायदे में हो, फिर तो जो आगे जाएगा जो नोट्स बनाएगा। इस समय मैं अब स्पेक्ट्रम खोल के बैठूं तो मैं 1 महीने तक स्पेक्ट्रम लेके बैठा रहूंगा, फिर मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट, बाकी के सब्जेक्ट कहां जाएंगे। इस बात को समझो, प्रैक्टिकलिटी को समझो। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए आपके ज्योग्राफी के। अब क्वेश्चन है हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाट के भूस्खलन। भूस्खलन का बेसिक चैप्टर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, हिमालय और पश्चिमी घाट के भूस्खलन का बताया हुआ है। अब करंट अफेयर में चर्चा में रहता है भूस्खलन, हर बार क्वेश्चन। पश्चिमी, अभी दक्षिण पश्चिम मानसून चल रहा है, आज के न्यूज़पेपर में आया हुआ था कहीं कि मतलब कैसे भूस्खलन को लेकर भारत में कैसे प्रबंधन हो रहा है। कल मैंने कैसे स्टडी सोल्व की थी भूस्खलन की, वो भी काम आ सकती है प्रैक्टिकल तौर पे। तो जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाटों में भूस्खलन के विभिन्न कारणों का अंतर कीजिए, तुरंत क्या होगा माइंड में ये आएगा ना कि एक बढ़िया से कैसे बनाऊं, जल्दी से मैं बनाता हूं, ऐसे मैप बना दिया। ठीक है, तो जल्दी से बनाया। अब हिमालय वाला रीजन है, हम जानते हैं कि हिमालय वाले इस रीजन में मोटा मोटी भूस्खलन के कारण आते हैं। कारण क्या है, एक तो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, नई चट्टानें, नई वलित परत जिसकी ऊंचाई आज भी बढ़ रही है, तो ये रीजन हो गया। एक हो गया पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में भूकंप आते हैं। तो यहाँ दोनों में रीजन ना केवल वो है, प्लेटों के भी कारण है, आज भी यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे फॉल्ट बने हुए हैं। दूसरा रीजन है दक्षिण पश्चिम मानसून, भारी वर्षा, यहाँ पे भी दक्षिण पश्चिम मानसून है, भारी वर्षा है, ये रीजन भी है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो हिमालय रीजन में थोड़ी डायनेमिक ज्यादा है, जो प्लेट विवर्तन सिद्धांत की जो रीजन है हिमालय में ज्यादा है। यदि इन दोनों में बड़ा अंतर करना चाहे तो ये बड़ा अंतर है कि हिमालय आज भी उसकी ऊंचाई बढ़ रही है, प्लेटों की गति आज भी वहां पे ज्यादा है, टकराट वहां पे हो रही है, तो सेंसिटिव जोन ज्यादा है। और पुराने समय भी ऐसा हुआ था, जो हिमालय जो इंडियन प्लेट आके टकराई थी यूरेशियन प्लेट पे, इसलिए वहां पे कुछ चट्टानें भी ऐसी है जो भूस्खलन को बढ़ावा देती है। और वर्षा का पैटर्न आप बता सकते हो, यहाँ पे वर्षा का पैटर्न ज्यादा डिसाइडेड है और अन्य फैक्टर ज्यादा है। जैसे केरल वगैरह में इनमें भूस्खलन के रीजन देखोगे ना आप, तो वहां के जो वनों में है ना काफी ज्यादा ऐसी इंडस्ट्री या आप देखोगे आवासीय कॉलोनियां, जिसके कारण वहां का जो प्राकृतिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कमजोर हुआ है। तो इसके एग्जाम्पल देखिए आप अलग बताओगे। तो मैप कंपलसरी है, डाटा देके बता दिया, केस स्टडी दोनों की अलग अलग है, यही तो बता रहे हैं हिमालय और पश्चिमी घाट के भूस्खलन के विभिन्न कारण, अलग अलग अंतर बताने। देखो कितना आसान कर दिया आपके लिए, ऐसे ही तो करना है। अभी मैंने रफली बनाया है, वहां बनाऊंगा थोड़ा सा ढंग का बनाऊंगा मैप, है ना। और टाइम नहीं होगा तो मैं ऐसे भी बना दूंगा, एग्जामिनर समझ जाएगा। ये 5 सेकंड वाला मैप भी काम करता है, ठीक है। बाकी वो भी बना सकते हैं, 10 सेकंड में प्रैक्टिस करते करते 10 12 15 सेकंड में सीख जाएंगे बनाना, अच्छा वेटेज होता है उसका। ठीक है, ये ज्योग्राफी का हिमालय वाला एनसीईआरटी प्लस करंट। गोंडवाना लैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग, अब देखो इस पे गोंडवाना लैंड, इसका मतलब फिजिकल ज्योग्राफी, भारत के खनन उद्योग, इसका मतलब भारत की जो आर्थिक भूगोल है 11वीं क्लास वाली, भारत मानव और लोग जो है वो आ गई है ना। और कुछ करंट का, 3 चीजें इसमें मिक्स है इस क्वेश्चन में, तो उस हिसाब से बताना है। 4 5 6 7 सेम पैटर्न है यार, कोई चेंज नहीं हो रहा है, पैटर्न सेम आ रहा है। तो आप समझ गया ज्योग्राफी का वेटेज अच्छा खासा है, 100 मार्क्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है शहरी भूमि उपयोग के लिए जल निकायों से भूमि उद्धार के पर्यावरणीय प्रभाव क्या है। एक उसमें सिलेबस में लिखा होता है एनवायरमेंट वाला टॉपिक, उदाहरण देकर समझाने। अब शहरी भूमि उपयोग, आप जानते हो शहरी भूमि उपयोग में क्या बदलाव आ रहा है आजकल, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे क्रिएट हो रहा है, वेटलैंड नष्ट हो रहे हैं, वनों का भी नष्ट हो रहे हैं। तो जो वर्षा होगी तो क्या होगा, पानी बहुत ज्यादा जमा हो जाएगा, आपने दिल्ली में भी देखा होगा, बड़े शहरों में देखा होगा। तो कैसे भूमि उपयोग परिवर्तन से वहां पे क्या होने वाला है, कौन से इन्वायरमेंट इफेक्ट आने वाले हैं, एग्जाम्पल देके आपको केस स्टडी के साथ में बताने हैं। आप चेन्नई का एग्जाम्पल दे सकते हो, उसमें इन्वायरमेंट की चीजें काफी आ जाएगी। तो ये भी क्या है, आपका थोड़ा सा ट्रेडिशनल नॉलेज। ये भूमि उपयोग जो है ना, ये आपका 12वीं क्लास के एनसीईआरटी में और 10th क्लास के एनसीईआरटी में, वहां तो अच्छे से पाई चार्ट बना के पूरा दिया हुआ है कि भारत के अंदर को जो भूमि है किस में काम आती है, वन उस पे कितने हैं, कितना कृषि होता है, कितने बंजर भूमि है। तो वो डायग्राम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, एक इंडिया का मैप बना सकते हो।
तो एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं है, मानो इस बात को। मोस्ट ऑफ चीजें हो जाएगी, आंखें खुली रखो, माइंड को बिल्कुल सोचने दो, बुद्धि का इस्तेमाल करो। ये क्वेश्चन 2021 में घटित ज्वालामुखी विस्फोट, तो ज्वालामुखी बेसिक एनसीईआरटी और जो करंट एग्जांपल कहाँ घटित हुई, अब ये समझ से बाहर है। यदि आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो कंटिन्यूसली, या करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हो, मतलब मैगजीन से नहीं पढ़ रहे हो, तो कैसे एग्जांपल देखो कि इंडोनेशिया में यहाँ मेरापी में है, तो कहाँ पे चर्चा में आया था एक बार, सिसिली में क्या हुआ था, इटली वाला, ऐसे देखना पड़ेगा एक, मतलब कहाँ पे आया था, हवाई द्वीप का एग्जांपल, कुछ कुछ ऐसे आइडिया लगाने पड़ेंगे। जैसे ये क्वेश्चन अभी मेरे सामने आता, मुझे नहीं पता कहाँ घटित हुआ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक आइडिया लगाना कि हाँ ये सुना था, ये पढ़ा था, एक आइसलैंड के ऊपर, वहां पे नाम उसका याद नहीं कौन सी ज्वालामुखी थी, एक जापान में अक्सर घटना घटती रहती, तो फिर आइडिया से भी काम चलाना पड़ता है, ठीक है, उससे भी लिखना पड़ता है। तो सेम पैटर्न आपका है। आगे फिर सोसाइटी के क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार। फिर 11 पे आते हैं बड़े वाले क्वेश्चनों में, वो 3 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के यहाँ पे। तो यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन आया हुआ है, दोनों विश्व युद्धों के बीच लोकतंत्री राज्य प्रणाली के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई थी, एक वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन आया हुआ है, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री का एक आध क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और इतना तो हमने पढ़ा ही है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, उसके दौरान बीच में दोनों युद्धों के बीच लोकतांत्रिक राज्य प्रणाली गंभीर चुनौती, उस समय ये कब हुआ था, फांसीवाद, नाजीवाद, ये सब उसी दोनों के बीच की घटनाएं हैं। तो थोड़ा बहुत तो एग्जाम्पल देके लिख ही सकते हैं, यदि नहीं पढ़ा हो तो कुछ कुछ तो लिख ही सकते हैं, छोड़ के थोड़ी आएंगे इसको। फिर आते हैं आगे हिस्ट्री पे, 3 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के, आप ज्योग्राफी के। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं का संरेखण संक्षिप्त उल्लेख कीजिए, उनके स्थानीय मौसम पर पड़े प्रभावों का सौदर्ण समझाइए। तो ये तो आप समझा ही सकते हो, इवन आप हिमालय का एग्जाम्पल देके इसमें बता सकते हो। बाकी हमने मैपिंग की है यार इसमें, अब ये नहीं कि आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये तो एनसीईआरटी में देखा ही नहीं। आपने एंडीज पर्वत देख रखा है, अपलेशियन देख रखा है, आल्प्स देख रखा है, हिमालय आपने देख रखा है, ठीक है, ये सब जानते हो, मैप में, वर्ल्ड मैप में बना दिया आपने। जैसे बहुत ही आसान है, ऐसे नहीं है, कुछ टफ नहीं है। जैसे तुरंत कागज में क्या किया, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका बनाया, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंडीज है, और यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है, तो यहाँ पे अपलेशियन है, यहाँ पे रॉकीज है, बना दिया। यहाँ पे अफ्रीका हम बना रहे हैं, तो अफ्रीका में ड्रैकन्सबर्ग का क्या है उसका नाम, ऊपर है क्या नाम है यार उसका, ऊपर था ना अफ्रीका वाले में, ऊपर नाम अभी याद नहीं आ रहा उसका, ठीक है देख लेंगे, याद आ जाएगा। फिर जैसे यूरोप बना रहे हैं इधर है ना, तो यूरोप में यहाँ पे आल्प्स है, इसके अलावा यहाँ पे इंडिया आ रहा है, तो यहाँ पे हिमालय कर देंगे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। यहाँ पे अफ्रीका में 2 पर्वत, एक तो यहाँ पे ड्रैकनबर्ग कुछ नाम है, और यहाँ पे एटलस है ना, एटलस माउंटेन, ठीक है। तो ऐसे करके हमने बताया कि विश्व की प्रमुख श्रृंखलाओं के संरेखण का संक्षिप्त, संरेखण का मतलब क्या, अलाइनमेंट है ना, तो ये हमने दिखा दिया, माउंटेन रेंज वर्ल्ड के मैप में दिखा दिया, यहाँ पे लिख दिया आराम से कि विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं लिख दिया। इसके अलावा आगे क्या है, स्थानीय मौसम पर प्रभाव, तो स्थानीय मौसम पर प्रभाव कैसे बताएंगे इसको। अब पहला हमने एग्जाम्पल दिया हिमालय का, हिमालय का एग्जाम्पल दिया। अब आप देखो यदि हिमालय होता ही नहीं यहाँ पे, तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून आ रहा है वो क्या भारत में अच्छी वर्षा करा पाता, नहीं करा पाता, क्योंकि अवरोध के रूप में खड़ा है, और इसकी वजह से अच्छी वर्षा भारत में होती है। अदरवाइज हिमालय नहीं होता, दक्षिण पश्चिम मानसून साइबेरिया की तरफ चला जाता ठीक है, तो ये एग्जाम्पल देके बताया। इसके अलावा आप क्या बताओगे, रॉकी पर्वतमाला का बताओगे, वहां की जो चिनुक पवन है उसका एग्जाम्पल देके बताओगे कि चिनुक पवन कैसे, वहां की जो ग्लेशियर रॉकी पर्वत पर क्या होती है, बर्फ जमी रहती है, उसको पिघला के वहां के जो प्रेरी के घास के मैदान है उस पर पशुपालन को बढ़ावा देती है, वो एग्जाम्पल बताया। किसका एग्जाम्पल देके, रॉकी का एग्जाम्पल दिया। एंडीज का एग्जाम्पल दोगे, एंडीज क्या करती है, यहां से जो वर्षा आती है उसको रोक के रखती है, ऐसे करके एंडीज का एग्जाम्पल दिया। ऐसे करके एग्जाम्पल देके आसानी से समझाना है। अब ये आपने कहाँ पढ़ा है, प्री में पढ़ा है आपने, बहुत सारी मैपिंग कर रखी है आपने। अब इसमें आप नहीं कह सकते कि सर एनसीईआरटी में एंडीज वगैरह ये नहीं दे रखा, दे भी रखा होगा, ऐसी बात नहीं है, मिल भी जाएगा आपको। तो ये सारा काम मैं करवा दूंगा, अच्छे अच्छे मॉडल आंसर देके आपको करवा दूंगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन हो गया ज्योग्राफी का, यहाँ पे पर्वत वाला। फिर आर्कटिक की बर्फ और अंटार्कटिक ग्लेशियर, ये आ रहा है रिपोर्ट से, ये एनसीईआरटी का नहीं, ये करंट जो बोल रहा था। हर साल ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो तापमान बढ़ने से, इनके जो आईपीसीसी की रिपोर्ट होती है वहां से क्वेश्चन आना होता है, ठीक, वो हम वैसे भी पढ़ के जाते हैं, तो उसका क्वेश्चन आ गया। विश्व के खनिज तेल के असमान वितरण, ये तो आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा, क्योंकि ट्रेडिशनल खनिज के कहाँ पे है, विश्व में खनिज तेल के असमान वितरण के बहुआयामी प्रभाव। तो पहले वर्ल्ड के मैप पर क्या दिखाओगे, जैसे वर्ल्ड का मैप बनाया तुरंत, देखो ये बार बार क्यों बता रहा हूं, ताकि आप भी ये इनिशिएटिव लेना सीख जाओ। तो वर्ल्ड का हम बनाएंगे, जैसे हम जानते हैं दक्षिण अमेरिका में कहाँ, वेनेजुएला उसमें है, उत्तरी अमेरिका में भी काफी है, अफ्रीका में भी कुछ देशों में, लेकिन आप एशिया में देखोगे विशेषकर जो मिडिल ईस्ट है वहां पे आप देखोगे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र दिखा सकते हो। भारत का भी दिखा सकते हो, भारत में बॉम्बे हाई है,
असम है, राजस्थान वाला क्षेत्र है, कई जगह आप दिखा सकते हो इसे। ठीक है, केजी बेसिन जो है वहां पे आपने दिखाया, तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं नहीं कर सकते हैं। ये भी इंडस्ट्री का है लेकिन आईटी सेक्टर का है। भारत के प्रमुख शहरों में आईटी उद्योगों विकास के उत्पन्न मुख्य सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है, ठीक है, इनके बताने। जैसे आईटी सेक्टर में आप बेंगलोर कह सकते हो, गुड़गांव कह सकते हो। आप ये जानते हैं कि क्या सामाजिक आर्थिक प्रभाव है, तो आप ये जानते हो कोई भी इंडस्ट्री कहाँ पे लगती है तो एक विशेष रीजन में उसका डेवलपमेंट फायदा मिलता है, या विशेष लोग जो विशेषकर जो तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं उनको फायदा मिलता है। डिजिटल गैप की यहाँ पे समस्या आती है, और भी बहुत सारे रीजन आप बता सकते हो। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख शहर में आईटी उद्योग के विकास में उत्पन्न होने वाली, हाँ ऐसी चीजें कर सकते हो। फिर आगे, अब आगे सोसाइटी के 3 क्वेश्चन, जैसे क्रिप्टो करेंसी के कैसे समाज पर प्रभाव पड़ते हैं। बहुत लोगों ने अपना पैसा डुबा दिया वहां पे, लोग गरीब हो गए ठीक है, ऐसे करके बता सकते हैं। भारतीय समाज अब जाके चीजें खुलने लगी है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि सब कुछ पढ़ना होता है। बहुत सारी चीजें हम जो अपने न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, वहां से भी हम इनको सोल्व कर सकते हैं। तो ये पेपर था 2021 का, ऐसे करते करते हम 2020 में आ गए। देखो एनालिसिस करने से बहुत फायदा होगा, अब आप पढ़ोगे ना। अब एक बात तो हो गई, 99% बच्चों को यह पता लगा कि मुझे पढ़ना क्या है। अब 1% वो खुरापाती बच्चे हैं जो पीएचडी करेंगे अब, है ना। वो यूपीसी की दिशा में लक्ष्य नहीं डिसाइड करेंगे, वो 25 में देना चाहते हैं लेकिन वो जाना चाहते हैं 30-35 में। वो खुद अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे अब, है ना। और मैं ये नहीं कहता हूं, इस बात का भी ध्यान रखना कि मैं ये नहीं कहता हूं कि जो मैं बता रहा हूं वो परफेक्ट है। मैं खुद कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं आपके सामने केवल डाटा फैक्ट रख रहा हूं। आप डिसाइड करो कि आपके लिए क्या बेटर है। आप खुद रिसर्च करो, जैसा रिसर्च मैंने बताया उसको दोबारा चेक भी करो, फैक्ट को चेक करो कि सर ने जो बताया गलत बताया या सही बताया। खुद एनसीईआरटी उठाओ, पीवाईक्यू उठाओ, मेंस के क्वेश्चन उठाओ और खुद एक बार एनालिसिस करो। आपका दिल लास्ट में ही बोलेगा एनसीईआरटी ठीक है, वहां से वो नहीं आएगा पीएचडी। तो पहला वही सेम अलाइनमेंट देखने को मिल रहा है, बार बार वही चीज आ रही है। अब जैसे मैं ये आकलन कर सकता हूँ कि यार ये सेलकृत स्थापत्य का एक बार आ गया, तो अभी कौन सा आ सकता है, मौर्य काल की स्थापत्य कला का आ सकता है, गुप्त कला का आ सकता है, गुप्त काल की मंदिर कला का आ सकता है, या विजयनगर साम्राज्य का यूपीसी बहुत लाइक करता है, एक क्वेश्चन डालता है, प्री में डालते हैं, मेंस में भी डालता है। तो विजयनगर साम्राज्य के जितने भी कल्याण मंडप से लेकर वो वहां के जो कौन सा हम्पी के जो स्थापत्य कला मंदिर कला उसकी माइंड में घूम रही है। मैं पहले से अपना डायग्राम तैयार रखूंगा मंदिर का, कहाँ मंडप है, कहाँ उसका क्या बोलते हैं, अलग अलग है चीजें, ऐसे करना होता है। तो भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास के पाल काल में अति महत्वपूर्ण। अब बौद्ध धर्म में तो जैन धर्म का आ सकता है, या वैदिक धर्म का आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये आइडिया लगता है। पीवाईक्यू आपको 2 चीजें बिल्कुल बताते हैं कि नेक्स्ट ईयर कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, या उससे अगले साल कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। ये भी आपका एक डीप रिसर्च आपको बता देगा। इसको बोलते हैं डाटा एनालिसिस। जिसके पास डाटा एनालिसिस है ना, वो प्रगति करेगा हर चीज में, हर चीज में प्रगति करेगा वो। लॉर्ड कर्जन की नीति आधुनिक भारत का है। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया। अब देखो प्री प्रशांत क्षेत्र के भूभौतिकीय अभिलक्षण, यानी क्वेश्चन पूछ रखा है इसने जियो फिजिकल करेक्टर्स किसके, सरकम पैसिफिक जोन के। कई बच्चों को ये परेशान कर गया सरकम पैसिफिक क्या होता है। अब सरकम सर्कुलर ऐसा तो होता है ना, गोल गोलाकार, कौन सा पैसिफिक जोन की बात कर रहा है। इसका मतलब वहां और कुछ नहीं है, प्रशांत महासागरीय अग्निवेश जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ी है वही है, उसके बारे में पूछा है। वहां कैसे प्लेटें आपस में टकराती है, कैसे ज्वालामुखी वहां से निकलती है, कैसे जापान के इतने अर्थक्वेक वहां पे आते हैं, या ज्वालामुखी वहां पे ज्यादा क्यों आते हैं वहां, और कौन से मरियाना अगर तो उस क्षेत्र में होगा शायद, है ना। बहुत सारे वहां पे जो गड्ढे ट्रेंच बने हुए हैं, आंतरिक पहाड़ियां वहां पे हैं, उन सबको मिला के आपको आराम से एक वर्ल्ड का उसका मैप बनाते, ठीक, आराम से समझाते उसको। मरुस्थलीकरण के प्रक्रम की जलवायु सीमाएं नहीं होती, उदाहरणों से ही समझाई। अब इसमें आप इसको ऐसा समझा सकते हो, जलवायु सीमाएं होती भी है नहीं भी होती है। 2 तरीके के मरुस्थलीकरण बन सकते हैं। एक तो होता है जलवायु कारण मरुस्थल बन गए, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे अपना बना ही है राजस्थान का थार का डेजर्ट, एक समय अच्छी वर्षा थी लेकिन बाद में पैटर्न चेंज हुआ और बाद में अभी क्या हो रहा है, मरुस्थल हो गया। एक हो रहा है मानव का भी रीजन होता है, मानव भी क्या कर सकता है, पेड़ पौधों को काट के मरुस्थल का एक रूप दे सकता है, उसको बढ़ावा दे सकता है उसमें, और भी उसमें बहुत सारे रीजन आ सकते हैं। हिमालय की हिमनदों के पिघलने के कारण, सेम पैटर्न है यार, एकदम पकड़ लो इस चीज को। वर्तमान में लौह इस्पात उद्योग, ये एनसीईआरटी से बढ़िया मुझे कहीं नहीं मिला एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है कहाँ लौह इस्पात उद्योग है। थोड़ा सा अब कॉमन सेंस लगा ना, कि आप भी जानते हो आजकल पैटर्न चेंज हुआ है, इसका केस स्टडी देके एग्जांपल देना है। अपने एक पारादीप या विशाखापट्टनम का एग्जांपल देना। बाकी एक एग्जांपल आप देना चाहो तो जो जर्मनी के रूर राइन प्रदेश आपने कभी सुना होगा, समृद्ध प्रदेश हुआ करते थे। एक एग्जांपल आप दे सकते हो, ब्रिटेन का एग्जांपल दे सकते हो, जहां पे एक समय आंतरिक भागों में लौह इस्पात उद्योग हुआ करते थे। आजकल वहां खनिज संसाधन इस बचे नहीं तो कहाँ होगा, बंदरगाह पे होगा। तो ऐसे करके बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल आप देके बता सकते हो। नदियों को आपस में जोड़ने वाला क्वेश्चन है 15 पे। देखो ये वही अर्बन फ्लड का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल देके बताना है कैसे स्टडी के साथ में।
सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावना। एक बार पवन का आ गया, अब सौर ऊर्जा का आ गया। अब देखो पकड़ लो इस चीज को, अगली बार किसका आएगा, और किसी का आ जाएगा, बायोगैस का आ जाएगा, या और कौन सा चल रहा है आजकल, हाइड्रोजन का चल रहा है, ये आ जाएगा। ये आपको बता रहा है कि आगे क्या आने वाला है, ये भी बता रहा है साथ में। तो भारत के वन संसाधनों की स्थिति, जलवायु बताना है आपको। अब आगे फिर सेम पैटर्न है, एकदम सेम पैटर्न उन्होंने फॉलो किया है 2019 में। आगे भी हम हर एक टॉपिक को ऐसे पढ़ेंगे। यहां पे वैश्विक तापमान प्रवाल जीवन पर प्रभाव, प्रवाल कहां से पढ़ा हमने, एनसीईआरटी से पढ़ा, ठीक है। और वैश्विक तापमान कहां से पढ़ा, ये आईपीसी की रिपोर्ट आ रही है, डेली पढ़ रहे हैं हम। प्री में आप इतना पढ़ गए, प्री में इन्वायरमेंट इतना पढ़ा आप लोगों ने, इतने क्लाइमेट चेंज की चीजें पढ़ी है, वहां तो काम नहीं आई, लेकिन यहां काम आ जाएगी वो, ठीक है। मैग्रो वन हम पढ़ जाते हैं, हर जगह पढ़ा हुआ है। इसके अलावा प्रादेशिक संसाधन आधारित विनिर्माण, हर साल ये फैक्टर है एकदम। उत्तरी पश्चिमी भारत के कृषि आधारित खाद्य प्रक्रम उद्योगों के लिए स्थानीयकरण के कार्यों की चर्चा कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये इसमें लिखा है कि उत्तरी पश्चिमी भारत, तो हम जानते हैं, जैसे जल्दी से बना लेते हैं एक, उत्तरी पश्चिमी भारत कहां पे है, जैसे उत्तरी पश्चिमी भारत है, यहाँ पे उत्तरी पश्चिमी भारत मैप बनाया। ये मैप आपको हेल्प कर देंगे क्वेश्चन को तोड़ने में। कृषि आधारित खाद्य जो उद्योग है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, हिंदी की जगह इंग्लिश पढ़ना। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है, आप कह सकते हो एग्जाम्पल ले लो पंजाब हरियाणा, केस स्टडी आपने ली पंजाब हरियाणा की, ठीक है। फायदा क्या है, एक तो फायदा ये भी कि हरित क्रांति का प्रदेश है, हरित क्रांति का ये प्रदेश है, इसका मतलब यहाँ पे गेहूं चावल तो अच्छे होंगे, गेहूं और चावल अच्छे होंगे। साथ में एक और अच्छा होगा, यहाँ पे पशुपालन बहुत अच्छा है। तो पशुपालन अच्छा है तो मतलब भैंस का दूध यहाँ पे ज्यादा होगा, मतलब डेयरी प्रोडक्ट में आप दूध को ही ज्यादा ले सकते हो, दूध, है ना। तो ये ले सकते हो। अब दूध पर कौन सी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होगी, बहुत सारी है, पनीर बना सकते हो, दूध के मलाई, घी वगैरह सब, ये सब बना सकते हो, तो इंडस्ट्री हो सकती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस रीजन को मैप के माध्यम से, केस स्टडी के माध्यम से बताऊंगा। अब देखो एक बच्चा लिख के आएगा पैराग्राफ में, मैं मैप के माध्यम से, केस स्टडी के माध्यम से अलग अलग एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और मैं साथ में गेहूं का भी बता रहा हूँ। गेहूं से क्या बनाएगा, वहां पे बिस्किट वाली इंडस्ट्री वगैरह, बेकरी उद्योग लगेंगे वहां पे। चावल का भी तो बनेगा ना, चावल से क्या बनता है, चावल राजमा के अलावा क्या बनता है ना, चावल से भी बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे, बाई प्रोडक्ट, तो उसके कारण भी होगा। तो कैसे, क्वेश्चन क्या, उत्तरी पश्चिमी भारत के कृषि आधारित उद्योग की स्थानीयकरण के कारकों की, स्थानीयकरण के कारक कौन से हैं। एनसीईआरटी के अंदर इतना प्यारा डायग्राम दिया गया, 7वीं 8वीं की एनसीईआरटी, 10वीं की एनसीईआरटी में, कि किसी भी इंडस्ट्री के स्थानीयकरण के कारक कौन से होते हैं। उसमें कई कारक होते हैं, ज्योग्राफी होती है, वहां की सरकार हो सकती है, वहां के संसाधन हो सकते हैं, कई सारे अदर फैक्टर हो सकते हैं, प्रौद्योगिकी हो सकती है, समय भी हो सकता है ना, मौसम भी हो सकता है, बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं किसी भी इंडस्ट्री को लगने का। तो आप देखो कारकों को डाल देंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे ये पशुपालन और कृषि प्रोडक्ट वाले उद्योग क्यों अच्छे विकसित हुए। तो आप बता सकते हो, एक तो ज्योग्राफी को लो, ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से हम देखेंगे, यहाँ पर अच्छी वर्षा ही कह सकते हैं ना, तो अच्छी वर्षा होगी तो अच्छी फसलें होगी। दूसरा, आप थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से देखेंगे, हरित क्रांति का प्रदेश है, अच्छे खाद बीजों का इस्तेमाल किया गया, अच्छा प्रोडक्शन, यहाँ पे सरप्लस प्रोडक्शन है। इसके अलावा सरकार की पॉलिसी, सब्सिडी सरकार दे रही है, आधारभूत ढांचे का अच्छा से विकास किया जा रहा है, लोग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा, लोगों का निवेश, लोग बड़ी पूंजी होते हैं, लोग बड़े मानव संसाधन होते हैं, कुछ लोग रिस्क वाले होते हैं, कुछ लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो पंजाब हरियाणा के लोगों में थोड़ी सी साहस की भावना ज्यादा होती है, वो रिस्क उठा सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, इंडस्ट्री में निवेश करेंगे, वो टेंशन नहीं लेंगे इतनी, वो केवल गेहूं नहीं बेचेंगे, वो गेहूं की जगह उसका प्रोडक्ट बना के बेचेंगे, उसको ज्यादा मुनाफा चाहिए ना, दूध बेस्ड प्रोडक्ट, कुछ लोग दूध बेचते हैं, कुछ लोग मतलब उसके प्रोडक्ट बना के बेचेंगे, फायदा किसको होगा, उनको ज्यादा होगा, ऐसे करके हर का रोल है। अच्छा, सरकार की पॉलिसी वहां पे कैसे काम कर रही है, लगभग आपने देखा होगा वहां पे पानी बिजली सब फ्री में है, तो लोगों को और क्या चाहिए, वहां की लागतें कम आएगी, फैक्टर कम होगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, डिमांड, वहां पे मार्केट, तो मार्केट खुद पंजाब हरियाणा में भी मार्केट है, लोग खूब ये प्रोडक्ट खाते हैं। फिर नजदीक दिल्ली है भाई, दिल्ली सप्लाई चेन मार्केट बाजार की नजदीकी, है ना। तो ऐसे करके लिखते हैं, ऐसे इंडस्ट्री वाले जो क्वेश्चन आते हैं, लोकेशन वाले क्वेश्चनों में बहुत सारे फैक्टर और ये देके लिखते हैं। तो आपको मजा आएगा, आपको हिंट तो मिल गया होगा, ट्रेलर मिल गया होगा, कि जब मैं बिना तैयार होके, बिना मॉडल आंसर के आपको इतने अच्छे से क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो जब मॉडल आंसर दूंगा तो आपकी नहीं आ पा रहा आराम से, फिर आप बार बार ये नहीं बोलोगे सर मेंस के नोट्स दो, मेंस के नोट्स दो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इनको ढंग से कर लेना आप, इतना ही काफी है। पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन ज्यादा लेंगे, जो मैं अपने से क्वेश्चन बनाऊंगा उस क्वेश्चन में वो कमी नजर आएगी जो यूपीसी वाले क्वेश्चन में होती है। यूपीसी क्वेश्चन में एक अलग ही डिमांड होती है, उसमें एक अलग परख होती है आपकी, कि आगे जाके आप समझ सकते हो कि यार अब मैंने इतना कर लिया, आगे नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, थीम बेस्ड क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकते हैं, इसलिए पीवाईक्यू क्वेश्चन ज्यादा अच्छे होते हैं, चाहे आपने पहले 50 बार देख रखे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आगे फिर
पैटर्न वो सेम है सब। इसका मतलब आज पैटर्न हमने 3 चीजों का समझ लिया, सोसाइटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पैटर्न हम समझ चुके हैं। ठीक है, ये आपकी बहुत चीजें काम आ जाएगी यहां से। यहां पे वही जल संकट वाला क्वेश्चन है, पर्वत पारिस्थितिकी वाला पहले भी था, दोबारा भी आ गया। सार्वजनिक परिवहन का आ गया, महासागरीय धारा दोबारा रिपीट हो गया। लो अभी थोड़ी देर पहले देखा था महासागरीय जल धारा, दोबारा आ गया। इसका मतलब हम सही दिशा में हैं। ये 5 साल के क्वेश्चन थे। ठीक है, और क्या रह गया? अब एक वो था, ठीक है, ये 5 साल का थीम एनालिसिस समझ गए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है पढ़ने से पहले ये देखना होता है, अब आगे जाए कुछ भी पढ़ो, अब पहले से ये देख लो कि यूपीएससी प्री और मेंस में उसके क्या क्वेश्चन पूछता है, मुझे वैसे ही पढ़ना है। वैसे मेरे संसाधन होंगे, वो डिसाइड करेंगे मुझे कौन सी किताब पढ़नी है। ठीक है, आप पर छोड़ता हूँ कौन सी किताब पढ़नी है, बार बार उस पर नहीं करेंगे हम।